फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या था, तो शायद क्वेश्चन में हमको जैसा याद आ रहा है तुम लोग बता देना कि यही था या नहीं था। PCl3 था, ASCl3 दिए थे, SbCl3 दिए थे और BiCl3 दिए थे। यही चार दिए थे, आई होप। ठीक है, अगर कोई दूसरा हो तो बता देना हमें। तो हम सिंस बोले थे सबके ऊपर में चार्जेस सेम है, +3 +3 +3। तो मेरे भाई हाइड्रोलिसिस का मतलब था पानी आएगा, लोन पेयर लाएगा, है ना, वैकेंट ऑर्बिटल को दे जाएगा। तो वैकेंट ऑर्बिटल सब में है, वैकेंट ऑर्बिटल सब में है। फिर पॉजिटिव चार्ज का डेंसिटी देखते थे, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज देखते थे। तो सब में चार्जेस सेम है, सब में चार्जेस सेम है। तो अब कैसे डिसाइड करेंगे, सिंस चार्ज से, क्योंकि स्टेरिक क्राउडिंग एब्सेंट इन जनरल, इसमें तो स्टेरिक क्राउडिंग तो होगा नहीं। तो मेरे पास फास्फोरस का साइज थोड़ा छोटा होता है, फास्फोरस का साइज थोड़ा छोटा होगा। आर्सेनिक सिंस मेरे भाई ये सिंस थर्ड पीरियड का एलिमेंट है या फोर्थ पीरियड का एलिमेंट, इसका साइज बड़ा होगा। Sp का साइज और बड़ा होगा। तो मेरे पास टोटल चार्ज इसमें भी +3 है, टोटल चार्ज इसमें भी +3 है, इवन सारे में +3 चार्ज है। तो जो चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे वो छोटे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। लेट से मेरे भाई अगर एक ग्लास पानी है तो मेरे भाई उसको एक बड़ा सा बकेट पे रखोगे और एक मेरे भाई एक बोल पे रखोगे, तो तुमको बोल में ज्यादा लगेगा, अरे पानी बोल भरा हुआ है, लेकिन बकेट में क्या लगेगा, लगेगा थोड़ी सी पानी है मेरे पास, एक गिलास पानी थोड़ी सी लगेगा। तो इसका मतलब हर पॉइंट पे यहाँ पे चार्ज डेंसिटी क्या होगा, ज्यादा होगा। लेकिन इस पे क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा मेरे भाई, दूर दूर में हो जाएगा, दूर दूर में हो जाएगा। इसका मतलब मेरे भाई +3 चार्ज जो था इसमें कम डिस्टेंस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो बोल सकते हैं कि इसका अट्रैक्शन, लोन पेयर को अट्रैक्शन करने का पावर ज्यादा होगा, लोन पेयर को अट्रैक्शन करने का पावर ज्यादा होगा। तो ये कॉन्सेप्ट है मेरे। आई होप श्रुति आपको जो डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। रितु प्रेजेंट है, रितु का 2-3 डाउट था जो कि हमें बताना है। रितु का जो डाउट है हम जल्दी से 2 मिनट में डिस्कशन कर देते हैं, ठीक है। एक स्ट्रक्चर है मेरे भाई, इन द गिवन स्ट्रक्चर, इसमें लिखा हुआ भी है आपको क्वेश्चन नंबर 19। रितु आपका जो डाउट था उसका क्वेश्चन नंबर 19 डिस्कशन कर रहे हैं। तो आपको देखना है कि यहाँ पे लिखा हुआ कि C डबल बॉन्ड ऐसे, क्योंकि आपको दे दिया है गिवन, और बॉन्ड एंगल वैल्यूज भी दे दिया है। इसमें 2 हाइड्रोजन है और 2 हाइड्रोजन कार्बन से अटैच्ड है और 4 फ्लोरीन है मेरे भाई, 4 फ्लोरीन कुछ इस तरीके से होगा। अभी हम एक रैंडम सा स्ट्रक्चर बनाएंगे, अभी हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंगली निकालेंगे इसका, ठीक है। चलो तो सिंस ये पता चल गया कि 4 फ्लोरीन है, 4 फ्लोरीन है मेरे में, ठीक है। तो इसका तीनों दोनों का, कार्बन का भी और सल्फर का भी हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेते हैं। यहाँ पे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन मेरे भाई sp2 है, टोटल 3 सिग्मा बॉन्ड्स है। और यहाँ पे जब सल्फर का निकालोगे तो सल्फर का यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन टोटल कितना सिग्मा बॉन्ड है, 5 सिग्मा बॉन्ड है, 0 लोन पेयर है। तो 5 के लिए sp3d आ जाएगा, 5 के लिए sp3d आ जाएगा। हाँ, डबल बॉन्ड जो रहता है वो कहाँ पे रहना पसंद करेगा, तो डबल बॉन्ड मेरे भाई हम बताए थे कहाँ पे रहना चाहिए, जो बॉन्ड छोटा होगा, छोटा यानी जिसपे s कैरेक्टर ज्यादा होगा, जिसपे एस कैरेक्टर ज्यादा होगा उस पे रहना पसंद करेगा। तो ये इक्वेटोरियल पे रहना पसंद करेगा। तो इसको थोड़ा सा खूबसूरत ढंग से बना लो, इक्वेटोरियल में रहना पसंद करेगा। तो मेरे भाई एक ही सल्फर है, सॉरी ये कार्बन नहीं है, सल्फर है, इक्वेटोरियल पे आएगा। और मेरे भाई 2 फ्लोरीन होगा जो कि इक्वेटोरियल में होगा। टोटल 4 फ्लोरीन है और 2 फ्लोरीन जो होगा ये क्या होगा, एक्सियल पोजीशंस में होंगे। 2 फ्लोरीन जो है एक्सियल पोजीशन में, इसका बॉन्ड लेंथ भी ज्यादा होगा, इसका बॉन्ड लेंथ भी ज्यादा होगा। तो ये क्वेश्चन हम डाउट का डिस्कशन करें, बस 2 से 3 मिनट डिस्कशन करेंगे। अब आपको कुछ एंगल्स के बारे में दे दिया, एक्सियल, एफ एक्सियल वाला मेरे भाई एफ एस एफ एंगल जो कि 170 डिग्री है, कुछ रिपल्शन की वजह से ये जो एंगल है मेरे भाई, ये एंगल जो दिखाई दे रहा है आपको दिखलाए रेड कलर से, ये 170 डिग्री होना चाहिए था 180, बट है कितना,
सिंस हम लोग कंपाउंड्स का, ऋषिकेश, कंपाउंड्स का हम लोग इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बारे में डिस्कशन नहीं करते, हम लोग एटम के बारे में करते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोक्साइड का और फ्लोरीन का अलग हो जाएगा, हम ऑक्सीजन का फ्लोरीन का कंपैरिजन कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है ऋषिकेश, उस पे एंगल का फैक्टर आएगा, क्योंकि वहां पर क्या होगा, cos थीटा इज इक्वल टू s बाई s माइनस 1, तो OH डोमिनेट कर सकता है, ठीक है। तो वो सारे का वैल्यूज हम लोग याद नहीं कर सकते, और समझना, हर चीज का बात करना पॉसिबल नहीं होता है मेरे, ठीक है। वैसे OH में वैसा रिपल्शन फैक्टर नहीं आएगा, तो फ्लोरीन ही जीतना चाहिए। तो एक्सियल एफ एस एफ एंगल 170 डिग्री है, इक्वेटोरियल एफ एस एफ एंगल जो दिया हुआ है, ये एंगल इक्वेटोरियल वाला जो हम दिखला रहे हैं, ये 97 डिग्री है। होना कितना चाहिए था, 120 डिग्री होना चाहिए था, बट कम, 120 डिग्री होना चाहिए था, बट कम है। तो आपको क्या करना है मेरे भाई, आपको क्या करना है, आफ्टर डिसाइडिंग द प्लेन ऑफ डबल बॉन्ड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो टू सी एच बॉन्ड आर इन द सेम प्लेन, जो सी एच बॉन्ड है मेरे भाई, और सी एच बॉन्ड जो है वो पूछ रहा है सेम प्लेन में एक्सियल एस एफ बॉन्ड के। तो नहीं मेरे भाई, ये एस एफ जो एक्सियल वाला बॉन्ड है, या परपेंडिकुलर होगा, रितु ये परपेंडिकुलर होगा, एक्सियल एस एफ बॉन्ड जो है वो परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। क्योंकि ये इक्वेटोरियल वाले के लाइन में, क्योंकि डबल बॉन्ड इक्वेटोरियल पे है, तो वह फ्लोरीन इक्वेटोरियल वाला फ्लोरीन प्लेन में होगा। तो पहला ऑप्शन हमें गलत लग रहा है, और उसके बाद वाला है कि इक्वेटोरियल वाले, ऑप्शन नंबर बी सही है। रितु ऑप्शन नंबर बी सही है। टोटल 5 एटम्स आर इन द सेम प्लेन। तो मेरे भाई कौन कौन से एटम सेम प्लेन में, तो हाइड्रोजन, ये लोग दोनों, ये तीनों, ये मेरे भाई ये एक प्लेन में है, ये एक प्लेन, ये एक प्लेन में है। तो टोटल काउंट करो, 3 और 3 6 हो जाएगा मेरे, 6 हो जाएगा, जो कि गलत लाइन है। 6 नहीं बल्कि 7 एटम्स क्या है, सेम प्लेन में है। इक्वेटोरियल एसएफ बॉन्ड आर परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पाई बॉन्ड, नहीं, इक्वेटोरियल एसएफ बॉन्ड प्लेन में नहीं है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी ही सिर्फ सही लग रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही लग रहा है हमें। एक बार आंसर मैच कर लो रितु। सर आंसर ए है। और एक सेकेंड, पाई बॉन्ड कौन से वाले में होता है, जिसपे एस कैरेक्टर ज्यादा होता है। पाई बॉन्ड हम लोग किस पे रखेंगे, जिसपे एस कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो एस कैरेक्टर मेरा इक्वेटोरियल वाले पे ज्यादा होता है, इक्वेटोरियल वाले पे ज्यादा हो, तो ये पाई बॉन्ड इक्वेटोरियल पोजीशन वाले पे आएगा। इसका मतलब ये फ्लोरीन वाला जो होगा, ये फ्लोरीन वाला ये इक्वेटोरियल पे आएगा, ठीक है। एंगल रहने से हमको कोई मतलब नहीं है, एंगल क्या है क्या नहीं है। तो इसका आंसर आपके बुक पे रॉन्ग दिया हुआ है फिर, ठीक है। ठीक है रितु, इसका आंसर बी होगा। अगर आंसर ए होगा तो फिर आंसर नंबर सी भी सही हो जाएगा, ये भी सोचो। अगर आंसर ए होगा तो आंसर नंबर सी भी सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आंसर नंबर जो होगा वो आंसर नंबर बी करेक्ट होगा, ठीक है। तो ये है। अच्छा एक क्वेश्चन आप और भी डिस्कशन करने के लिए बोले थे, आइसोमॉर्फस। तो सिंस अभी हम आपको आइसोमॉर्फस नहीं पढ़ाए हैं, आपको हम आइसोमॉर्फस नहीं पढ़ाए, हम 1 मिनट के लिए म्यूट कर रहे हैं, ठीक है। आइसोमॉर्फस के बारे में हम सॉलिड स्टेट में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। उस पे हम लोग का अरेंजमेंट पर डिपेंड करता है कि एटम्स किस तरीके से अरेंज है। अच्छा हाँ, ये सारी बातें हो गई मेरे भाई। आप लोग हमको पहले ये बताओ चैट पे कि आप लोग सीडीपीएस जो केमिकल बॉन्डिंग का दिए थे वो बना लिए, यस या नो। सीडीपीएस पहले कंप्लीट किए कि नहीं कंप्लीट किए।
हाँ अभी सॉल्युबिलिटी पढ़ाएंगे, अभी रितु सॉल्युबिलिटी पढ़ाएंगे और मोल कॉन्सेप्ट शुरू करेंगे। अभी सॉल्युबिलिटी पढ़ा करके मोल कॉन्सेप्ट शुरू करेंगे। और ऋषिकेश बना लिया, वेरी गुड। रितु भी बना ली, वेरी गुड। सर आधा हुआ है, ठीक है सुमित, आपका प्रॉब्लम को समझ सकते हैं, ठीक है। श्रुति थोड़ा सा फास्ट करिए, स्वीटी स्वीटी का बन गया है, वेरी गुड, ठीक है। कुछ बाकी है अंकित, थोड़ा सा फास्ट करिए, जल्दी जल्दी कंप्लीट करिए, क्योंकि एक बार अगर बैकलॉग बनने लगेगा तो फिर दिक्कत आ जाएगा, ठीक है। ये सारी बातें तो हुई। अगला जो हम सेकंड बात तुम्हारे सामने करना चाहते हैं, नोट्स कॉपी को बहुत अच्छे तरीके से रीड करना। H2S4O6 का स्ट्रक्चर, तो सल्फर का स्ट्रक्चर बनाने के लिए सिखाए थे, और H2S4O6 का स्ट्रक्चर आपको इवन नोट्स पे भी दिए होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करो, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो। सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ जाएगा, तो 12 में से 2 माइनस करो 10, तो एक सल्फर का 2.5 आएगा। एक सल्फर का 2.5 आएगा, यानी कि यहाँ पर एसएस बॉन्ड होगा। यहाँ पर सारा सल्फर के बीच में एसएस बॉन्ड होगा, तो 4 एसएस बॉन्ड बना लो, 4 एसएस बॉन्ड बना लो, ठीक है। 4 एसएस बॉन्ड बना लो। और उसके बाद अगला जो मेरा कॉन्सेप्ट था, या तो मेरा दोनों कुछ होगा, या तो मेरा दोनों होगा, OH भी होगा, डबल बॉन्ड O भी होगा, या तो फिर मेरे भाई कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम दिए इस सल्फर को, अगर तुम OH दिए, तो मेरे पास OH अगर दिए हो तो डबल बॉन्ड O भी देना पड़ेगा, OH दिए हो तो डबल बॉन्ड O भी देना पड़ेगा। और सिंस हम बोले सिमेट्री बनाने की कोशिश करना, तो OH बनाओ और डबल बॉन्ड O बनाओ, तो ये स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब इसको अच्छे से खूबसूरत ढंग से बना लेना। ऋषिकेश K4FeCN6 के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, इसको अभी कहीं मिलता है तो छोड़ देना, ठीक है। इसके बारे में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको CN का यूज करके, उसका CN का मेरे भाई लिगेंड्स की तरह यूज करके तुमको देखना पड़ेगा वहां पर, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर Fe का निकालते हुए बहुत सारा केस है मेरे भाई, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड, सब चीज देखते हुए तुमको देखना पड़ेगा कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या नहीं है, ठीक है। अभी उस पर डिस्कशन नहीं कर सकते हैं हम, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है रितु, H2S4O6 का। H2S4O6 है, तो कितना ऑक्सीजन हुआ मेरे भाई, हाँ तो एक एक और लगा लो, एक एक डबल बॉन्ड ओ और लगा लो, तो अब हो गया। तो टोटल यहाँ पे भी 3 और यहाँ पर भी 3 हो जाएगा, ठीक है। 6 सिमेट्रिकल बना लो, तो ये स्ट्रक्चर बनेगा H2S4O6 का। तो मेरे भाई ये सारी बातें हम आपको डिस्कशन किए, डाउट लिए, हाँ हम आपको बोल रहे थे नोट्स कॉपी को अच्छे से रिवाइज कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है, ठीक है। उससे बाहर आपका कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है, एक बात तो ये। दूसरी बात, आप लोग का टेस्ट है, आप लोग का CPAT का क्या पता इस बार वीक में टाइम टेबल लगा है या नहीं लगा है। आप लोग का CPAT है, चैम्प प्रैक्टिस असेसमेंट टेस्ट है आप लोग का, हो सकता है नेक्स्ट वीक में होगा, ठीक है। ये आपको बताया जाएगा, वो आपको, ठीक है। लगा हुआ है CPAT 11 को लगा हुआ है, तो सिंस आप लोग का केमिकल बॉन्डिंग आएगा उस पे, आप लोग का क्या आएगा उस पे, केमिकल बॉन्डिंग कंप्लीट आएगा, इसलिए आप CDPS को अच्छे से बना ले, स्टडी पैकेज को अच्छे से बना लीजिए, हो जाएगा, ठीक है। अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है मेरे भाई। तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते एक टॉपिक है मेरे पास में, सॉल्युबिलिटी। एक टॉपिक है मेरे भाई सॉल्युबिलिटी, एक टॉपिक है सॉल्युबिलिटी, छोटा सा टॉपिक है मेरे भाई। तो सिंस आपको फिर से हम बोलेंगे, यहाँ पे एक पीरियोडिक टेबल का पार्ट आप लोग का मिसिंग है, पीरियोडिक टेबल का एक पार्ट मिसिंग है। हाँ हम लोग जब भी सॉल्युबिलिटी बोल रहे हैं तो यहाँ पर सॉल्युबिलिटी इन वाटर बात करेंगे, सॉल्युबिलिटी इन वाटर, पानी में ही बात करेंगे। तो जब पानी में किसी चीज को डुबाया जाता है या किसी भी चीज को डाला जाता है, तो मेरे भाई वहां पे हाइड्रेशन, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं हाइड्रेशन कहते हैं। और वहां पर हाइड्रेशन होने की वजह से एक एनर्जी रिलीज होती है। कभी भी किसी चीज को पानी में डुबाएंगे तो वहां पर से एक अट्रैक्शन फोर्स डेवलप होता है, लाइक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जैसे आयंस है NaCl है,
ठीक है, मेनली तो आयोनिक कंपाउंड्स के बारे में ही हम लोग डिस्कशन करेंगे, क्योंकि फजांस रूल आया, ये सारा चीज आयोनिक कंपाउंड्स के बारे में डिस्कशन हो रहा है। तो होता क्या है, जैसे पानी को मेरे भाई, अगर पानी में Na+ को डालें, तो Na+ को इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। तो जो वाटर में ऑक्सीजन होता है, उस पे ऑक्सीजन के ऊपर में निगेटिव चार्ज होता है, ऑक्सीजन के ऊपर में निगेटिव चार्ज होता है, तो ये कटायन को सॉल्वेट करता है, ये कटायन को सॉल्वेट करता है। ठीक है, ये कटायन को सॉल्वेट करता है, यानी कि यहाँ पर पार्शियल माइनस आता है, यहाँ पे पार्शियल माइनस आता है, ये पार्शियल माइनस आता है, ये पार्शियल माइनस आता है, और ये क्या करता है, कटायंस को अट्रैक्ट करता है। तो मेरे भाई बॉन्ड में भी तो यही होता है, बॉन्ड में भी तो अट्रैक्शन ही होता है। तो यहाँ पर एक फोर्स, जिसको क्या कहते हैं, आयन डाइपोल इंटरेक्शन, आपको दिख भी रहा होगा, ये आयन है, ये डाइपोल है, पोलर मॉलिक्यूल है, तो डाइपोल इंटरेक्शन। तो इसकी वजह से अट्रैक्शन होने से एनर्जी रिलीज होती है, इस अट्रैक्शन होने की वजह से एनर्जी रिलीज होती है, और कोई भी चीज सॉल्वेट हो जाता है, यानी कि सॉल्यूबल हो जाता है, तो एनर्जी रिलीज होती है। इसी एनर्जी रिलीज को, अगर पानी का बात कर रहे हैं तो हाइड्रेशन एनर्जी बोला जाता है, पानी का बात कर रहे हैं तो हाइड्रेशन एनर्जी बोला जाता है। और अदर देन वाटर, पोलर कोई सॉल्वेंट है तो सॉल्वेशन एनर्जी टर्म यूज किया जाता है, सॉल्वेशन एनर्जी टर्म यूज किया जाता है। ठीक है, तो इस बात को तुमको अच्छे से याद रखना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, तब मेरे भाई हो जाएगा ये। तो अब ये हाइड्रेशन एनर्जी का भी एक फॉर्मूला होता है। तो हाइड्रेशन इस तरीके से, लैटिस इंथैल्पी का फॉर्मूला क्या होता था, K(Q1Q2)/R होता था, वहां पे R रेडियस ऑफ कटायन प्लस रेडियस ऑफ अनायन होता था। उसी तरीके से ये भी हाइड्रेशन इंथैल्पी भी जो होता है, या एनर्जी जो होता है, या प्रोपोर्शनल होता है रेडियस ऑफ कटायन प्लस रेडियस ऑफ अनायन, रेडियस ऑफ कटायन प्लस रेडियस ऑफ अनायन के प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली रिलेटेड होता है, इनवर्सली रिलेटेड होता है। अब तुमको थोड़ा सा बाद में क्या होगा ना, अभी तो तुमको बहुत आसान लग रहा हो कि हाँ सर इसको याद रख सकते हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद तुमको कंफ्यूजन होगा लैटिस इंथैल्पी और ये में। तो याद करना, लैटिस इंथैल्पी में क्या मेन डेफिनेशन क्या है, लैटिस इंथैल्पी को मेरे भाई क्या करते हैं हम लोग, Na+ और Cl- को जोड़ करके NaCl बनाते हैं, NaCl बनाते हैं। तो NaCl बनाते हैं, इसका मतलब दोनों जुड़ जाता है, तो रेडियस वाला टर्म नीचे में साथ में रहता है। इवन तुम बोल सकते हो वहां पर आयंस वाला था तो K(Q1Q2)/R, यानी पोटेंशियल, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तुम लोग पढ़ते हो वही वाला लग गया। हाइड्रेशन में क्या कहते हैं, NaCl को पानी में डालते तो Na+ अलग हो जाएगा, Cl- अलग हो जाएगा। तो ये टर्म को ऐसा सोचो, कटायन अलग अनायन अलग, इसलिए अलग अलग लिखा हुआ है। तो ये की पॉइंट दिए तुमको याद रखने के लिए, ठीक है। हाँ मेरे भाई, अब ये हाइड्रेशन एनर्जी जो होता है, ये रिलीज एनर्जी होता है, जो एनर्जी रिलीज होती है। तो सवाल है कि लैटिस एंथैल्पी रिक्वायर्ड एनर्जी होती है, हाइड्रेशन एनर्जी क्या होता है, हाइड्रेशन एनर्जी क्या होता है, रिलीज्ड एनर्जी होता है, जो रिलीज होती है। और मेरे भाई किसी भी चीज को स्टेबल करने के लिए जितना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी उतना बढ़िया है, उतना बढ़िया है। तो लैटिस एनर्जी जो होता है, लैटिस एनर्जी या लैटिस इंथैल्पी तुम जो बोलो, ये होता है मेरे भाई रिक्वायर्ड एनर्जी। मेन इसका डेफिनेशन ही है रिक्वायर करना, रिक्वायर्ड एनर्जी होता है। ठीक है, तो अब सोचो किसी चीज को हमको डिसॉल्व कराना है, यानी कि हाइड्रेशन ज्यादा होना चाहिए, और अगर हाइड्रेशन जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, यानी कि हमको हाइड्रेशन कराना है। तो मेरे भाई अगर हाइड्रेशन एनर्जी अगर लैटिस एनर्जी से ज्यादा हो गया तो हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड सॉल्यूबल है, यानी कि लैटिस में तोड़ने में लगा हो और तोड़ने के बाद कंपाउंड ओवरऑल हाइड्रेट हो गया, यानी स्टेबल हो गया, तो बोलेंगे कंपाउंड यानी हाइड्रेट हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, सॉल्यूबल हो गया। तो अगर हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है तो हमको लैटिस एंथैल्पी जो लगा होगा वो मिल जाएगा वापिस, और कंपाउंड को क्या बोलेंगे, कंपाउंड सॉल्यूबल हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे हम लोग जो भी बात कर रहे हैं वो आयोनिक कंपाउंड्स के लिए बात कर रहे हैं। लेकिन हाँ, अगला डाउट आएगा सर, अगर हाइड्रेशन इंथैल्पी कम हो जाए लैटिस इंथैल्पी से तो हम लोग क्या बोलेंगे, तो कंपाउंड को इनसॉल्युबल बोलेंगे, कंपाउंड इज इनसॉल्युबल बोलो, या कुछ कुछ जगह पे आपको लिखा हुआ मिलेगा पार्शियली सॉल्युबल, स्प्रैंगली सॉल्युबल, सबका मतलब ऑलमोस्ट सेम ही है, पार्शियली सॉल्युबल या स्प्रैंगली सॉल्युबल, स्प्रैंगली सॉल्युबल।
तो मेरे भाई इस बात को तुमको याद रखना पड़ेगा कि हाइड्रेशन बस बहुत आसान बात है, इसको याद रखना। कोई भी एक बच्चा से भी पूछोगे तो ये जवाब दे देगा कि कब कोई कंपाउंड सॉल्युबल होगा, तो अगर हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है तो कंपाउंड आसानी से सॉल्युबल हो जाएगा। बस इतना ही बात तो याद रखना है। हाँ, क्यों हाइड्रेशन किस वजह से होता है, क्यों स्टेबल, क्यों एनर्जी रिलीज होती है, तो बोल देना कि सर वहां पर एक अट्रैक्शन फोर्स डेवलप हो जाता है, और कहीं पर भी अट्रैक्शन आता है तो वहां पे एनर्जी रिलीज होती है, कहीं पर भी अट्रैक्शन आता है तो वहां पर एनर्जी रिलीज होती है। और यहाँ पर हमें तो हाइड्रेशन के बारे में ही बात करना है। यहाँ पर जो भी बात करेंगे हम, वो क्या करेंगे, हाइड्रेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है। मेरे भाई पहले तो समझो कि किस तरीके से ये लॉजिकली किस तरीके से रिलेट हो रहा है, फिर तुमको हम समझाएंगे मेरे भाई। एक इसका की पॉइंट लास्ट में देंगे जिससे सारा सवाल एक चुटकी में बन जाएगा। हाँ, लेकिन उससे पहले लॉजिक को जानने की कोशिश करो। ठीक है, अच्छा लगेगा तुम्हें जान करके। केस नंबर 1, केस नंबर 1 बात करेंगे मेरे भाई। तुमको सर केस नंबर 1 में क्या करना है, तो बहुत सारा केस यहाँ पे बनाएंगे, बहुत सारा केसेस बनाएंगे, आपको केसेस को समझना है मेरे भाई। साइज ऑफ कटायन, हम फिर से बोलेंगे ये आयोनिक कंपाउंड वाले थ्योरी को रिवाइज ज्यादा करने की जरूरत है, लाइक मेल्टिंग पॉइंट, थर्मल स्टेबिलिटी, सॉल्युबिलिटी, ये सारे को खूब ज्यादा रिवाइज करिएगा, अदरवाइज ये आपके माइंड पे नहीं जा पाएगा या आपको दिक्कत आएगा, अनकंफर्टेबिलिटी फील होता रहेगा। तो इसको बार बार तुम लोग को रिवाइज करना पड़ेगा, हर वीक में 15 दिन में रिवाइज करते रहना पड़ेगा। साइज ऑफ कटायन इज कंपेरेबल विथ साइज ऑफ अनायन, साइज ऑफ अनायन। यानी कि हम पहला केस लिए है कि कटायन का साइज और अनायन का साइज क्या है, ऑलमोस्ट कॉम्पेरेबल। ठीक है, अब कॉम्पेरेबल का मतलब कि एग्जैक्टली इक्वल नहीं होता है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल, ऑलमोस्ट इक्वल का मतलब होता है। यानी कटायन का साइज और अनायन का साइज इक्वल होगा। हाँ, और इस बात पर हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं, किसको किसको हम बोलेंगे इक्वल, यानी कि स्मॉलर साइज वाले कटायंस और स्मॉलर साइज वाले अनायंस कैसे पहचानेंगे हम। जाहिर सी बात है, तुम्हें पहचानने के लिए सीखना पड़ेगा कटायंस को और अनायंस को, कौन स्मॉलर साइज है। तो मेरे भाई कटायंस को तुमको नहीं पहचानना है, सिर्फ अनायंस को जानना है। तो मेरे भाई ऐसे वाले अनायंस जो होंगे मोनो एटॉमिक अनायंस, हम बोले थे तुम्हें मोनो एटॉमिक, क्योंकि कटायन तो ऑलरेडी छोटा होता है। ठीक है, तो मोनो एटॉमिक उसी के कंपेरेबल साइज वाला तुमको अनायन लेना है। लेकिन इसके अलावा भी तुम्हें कुछ कुछ हम लिखवाए थे अनायंस, लाइक OH माइनस, हम बोले थे है तो ये पॉली एटॉमिक, लेकिन मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है, मोनो एटॉमिक में OH माइनस छोटे साइज वाले होते हैं, O2 2 माइनस, O2 2 माइनस, O2 माइनस भी मिल सकता है मेरे भाई। ठीक है, तो ये सारे कौन से हैं, ये सारे के सारे मेरे भाई क्या है, कॉम्पेरेबल साइज वाले में आएंगे, मोनो एटॉमिक छोटे साइज वाले। हाँ, यहाँ पे याद रखना मोनो एटॉमिक में, लेकिन यहाँ पे Cl माइनस को तो बात ही कर सकते हो, लिख सकते हो Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस। तो ये सारे मेरे भाई बड़े साइज वाले होते हैं, ये हम ऑलरेडी लिखवा चुके थे लास्ट क्लास में भी, आज बस बात करेंगे। हाँ, अब हमको दो फैक्टर है मेरे पास में, एक हाइड्रेशन इंथैल्पी है और एक हाइड्रेशन इंथैल्पी है। हाइड्रेशन और लैटिस इंथैल्पी दो चीजें से डिसाइड करेंगे। अगर लैटिस इंथैल्पी डोमिनेट कर गया तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगा, और हाइड्रेशन इंथैल्पी डोमिनेट कर गया तो कंपाउंड सॉल्युबल हो जाएगा। तो लैटिस इंथैल्पी प्रोपोर्शनल है मेरा रेडियस ऑफ कटायन प्लस रेडियस ऑफ अनायन के, कटायन का रेडियस और अनायन का रेडियस। अच्छा मेरे भाई, यहाँ पर पहला ही चीज एज्यूम्ड है कि कटायन का रेडियस और अनायन का रेडियस सेम होगा, कटायन का रेडियस और अनायन का सेम होगा। तो क्या इसको हम RA को RC लिख दें, और अगर RA को RC लिख देंगे मेरे भाई तो 1/2 RC हो जाएगा। हाँ, हम लोग जब भी कंपेयर करेंगे तो अनायंस को सेम रखेंगे, कटायन को वेरी कराएंगे, तो कटायन का साइज के अकॉर्डिंगली लैटिस एंथैल्पी डिसाइड करेंगे। और मेरे भाई हाइड्रेशन एंथैल्पी कैसे डिफाइंड होगा, तो हाइड्रेशन एंथैल्पी का RC प्लस RA अलग अलग है, RC प्लस RA अलग अलग है। तो मेरे भाई इसको भी 1/RC लिखेंगे, तो इसको कैसे लिखेंगे, 1/RC, सॉरी 2/RC, और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, 1/RC/2 लिख सकते हैं, 1/RC रेडियस ऑफ कटायन बाई 2 लिख सकते हैं। तुम कहो सर इससे फायदा क्या हुआ अपने को,
मेरे भाई अगर कटायन, अनायन को तो सेम रखेंगे, अनायन को तो सेम रखेंगे, अगर कटायन का साइज बढ़ेगा तो लैटिस इंथैल्पी दुगना से घटेगा, देखो 2 टाइम से घट जाएगा। लेकिन हाइड्रेशन इंथैल्पी क्या हो जाएगा, ये भी डिक्रीज करेगा कटायन के साइज करने से, लेकिन ये आधा से घटेगा, आधा से घटेगा। यानी हम बोलना चाहते हैं अगर कटायन का साइज बढ़ेगा तो लैटिस इंथैल्पी में डिक्रीमेंट ज्यादा आएगा और हाइड्रेशन इंथैल्पी में डिक्रीमेंट कम आएगा। तो मेरे भाई वैल्यू हाइड्रेशन इंथैल्पी माइनस लैटिस इंथैल्पी क्या देगा हमको, सिंस वैल्यू बढ़ गया हाइड्रेशन इंथैल्पी का रिलेटिवली, सॉल्युबिलिटी क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। आई होप तुम्हें बातें समझ में आ रही होगी। इंक्रीज इन विथ इंक्रीज इन साइज ऑफ कटायन, अगर कटायन का साइज बढ़ेगा तो जो डिक्रीमेंट होगा लैटिस इंथैल्पी में, डिक्रीमेंट इन लैटिस इंथैल्पी इज मोर एज कंपैरिजन विथ हाइड्रेशन इंथैल्पी। हाइड्रेशन इंथैल्पी में भी डिक्रीमेंट होगा, डिक्रीमेंट तो दोनों में होगा, लेकिन मेरे भाई सिंस लैटिस इंथैल्पी में डिक्रीमेंट ज्यादा हो जाएगा, हाइड्रेशन इंथैल्पी में डिक्रीमेंट कम हो जाएगा। तो हाइड्रेशन इंथैल्पी माइनस लैटिस इंथैल्पी, इसका वैल्यू ओवरऑल इंक्रीज करेगा। तो अगर हाइड्रेशन इंथैल्पी माइनस लैटिस इंथैल्पी इंक्रीज करेगा तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगा, कब, डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगा। कैसे, सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, डाउन द सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगा डाउन द ग्रुप, सॉल्युबिलिटी क्या होगा, इंक्रीज करेगा डाउन द ग्रुप। जल्दी से चैट पे बताओ क्लियर है ये बात कि नहीं, समझ में आया कि नहीं आया। जल्दी से मैं फास्ट चैट पे रिस्पॉन्स करूं कि ये बात जो कहे उसको समझ में आ गया। हाँ वेरी गुड, तुम लोग सबको समझ में आ गया। तो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं मेरे भाई, जिसको हम लोग समझने के लिए और अच्छा से समझ में आ जाएगा। एग्जांपल देखते हैं। ऑर्डर्स ऑफ सॉल्युबिलिटी, ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर देखेंगे। एग्जांपल नंबर 1, LiF, NaF, KF, RBF, CSF। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग तुम ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी देखो तो यहाँ पे साइज ऑफ कटायन इंक्रीज कर रहा है, साइज ऑफ कटायन इंक्रीज कर रहा है। तो मेरे में अगर साइज ऑफ कटायन इंक्रीज करेगा तो सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज करेगा। तो इसका मतलब आपको ऑर्डर पता चल गया होगा, ऑर्डर पता चल गया होगा, ये ऑर्डर आ जाएगा मेरे भाई। इसी तरीके से मेरे भाई यहाँ पर अब हम बात करेंगे, Li लिखते हैं तो लेट से OH, क्योंकि हाइड्रोक्साइड देना जरूरी है, इसको भी कॉम्पेरेबल साइज का माने हैं। NaOH, KOH, RbOH, CSOH। तो फिर से भाई सेम चीज होगा मेरे भाई, कटायन का साइज बढ़ रहा है, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगा। तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा मुश्किल वाला काम है। BeO हम सेकेंड ग्रुप का ले लेते हैं, MgO, CaO, SrO, BaO। तो फिर से कटायन का साइज इंक्रीज कर रहा है, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगा, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगा मेरे भाई। इसी तरीके से तुम सल्फर में ले सकते हो, मोनो एटॉमिक में सल्फर भी आएगा, सल्फर भी आएगा। MgS, CaS, SrS, BaS। तो मेरा क्वेश्चन तो बनाने का बहुत सारा बना सकते हैं, तो तुमको सिर्फ देखना है कि मोनो एटॉमिक है और कटायन का साइज अगर इंक्रीज कर रहा है तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगा, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगा। अच्छा मेरे पास जो सेकंड नंबर एग्जांपल लिए है, सेकंड नंबर जो एग्जांपल लिए है ना, उसमें तुम एक फैक्टर और भी देख सकते हो। ये सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर इंक्रीज कर रहा है, कैसे इंक्रीज कर रहा है, साइज ऑफ कटायन इंक्रीज कर रहा है। हम एक बात कहेंगे कि बेसिक स्ट्रेंथ भी डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है, बेसिक स्ट्रेंथ भी डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है, और एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगा, जाहिर सी बात ऑपोजिट होता है। तो सिंस बेसिस ये सारे अल्कली मेटल्स के बेसिस है, ये पानी में OH माइनस देंगे, तो मेरे भाई OH माइनस सबसे ज्यादा जो बेसिक होगा वही सॉल्युबिलिटी, यानी सबसे ज्यादा पानी में OH माइनस ये देगा, सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है, इसका मतलब सबसे ज्यादा पानी में सॉल्युबिलिटी होगा। तो बेसिक स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंगली भी तुम देख सकते हो, डाउन द ग्रुप बेसिक स्ट्रेंथ क्या होता है, इंक्रीज करता है, डाउन द ग्रुप बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है। तो उसी की तरह हम यहाँ पे अगर सेकेंड ग्रुप का हाइड्रोक्साइड दे दे तो वहां पर भी तुम कर सकते हो बेसिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर पे, बेसिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर पे कर सकते हो। ठीक है, तो मेरे भाई ये एक बात हुआ।
केस नंबर 2 बात करते हैं। केस नंबर 2 बात करते हैं। इस बार साइज ऑफ कटायन कॉम्पेरेबल था। अब मेरे भाई कटायन का साइज तो छोटा ही होगा, लेकिन अनायन का साइज बड़ा होगा। कटायन थोड़ी ना बड़ा वाले लेते हैं। तो मेरे पास सेकंड नंबर केस है, साइज ऑफ अनायन इज ग्रेटर देन साइज ऑफ कटायन। अनायन का जो साइज है वो बड़ा है कटायन के साइज से। अनायन का जो साइज है, अनायन का जो साइज है वो क्या है, बड़ा है कटायन के साइज से। यानी इस बार जो हम केस लिए हैं, इस बार जो आर ए होगा, आर ए होगा मेरे भाई, वो आर सी से बड़ा होगा। इवन थोड़ा बहुत बड़ा का बात हम लोग नहीं कर रहे हैं, बहुत ज्यादा बड़ा वाला का बात कर रहे हैं। बहुत ज्यादा बड़ा यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि कटायन का रेडियस अनायन के रेडियस के सामने नेग्लिजिबल हो जाएगा। अनायन का रेडियस नेग्लिजिबल हो जाएगा। ठीक है, ये हम बात कहना चाहते हैं मेरे में। तो अब इसमें तुम कहोगे सर कौन कौन एग्जांपल्स में आएंगे, किसको हम बड़ा अनायंस मानेंगे? तो तुमको पता है बड़े साइज वाले पॉली एटॉमिक अनायंस। और मेरे भाई कौन कौन नहीं आएगा, तो जो वहां पे मोनो एटॉमिक में ले लिए थे साथ में छोटे साइज वाले में लगे OH माइनस O2 2 माइनस O2 माइनस, वो यहाँ पे नहीं लिख सकते हो पॉली एटॉमिक में। हाँ, लेकिन उसको लिख सकते हो लाइक Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस को ले सकते हो। ये सारे को ले सकते हो। ये बड़े साइज वाले कटायन, सॉरी बड़े साइज वाले अनायन माने जाएंगे। बड़े साइज वाले अनायन माने जाएंगे। तुम कहोगे सर इसको कैसे डिसाइड करेंगे? अरे मेरे भाई वही दो ही फैक्टर अपने पास में, लैटिस इंथैल्पी और दूसरा हाइड्रेशन इंथैल्पी है फैक्टर। तो फिर से लगाओ लैटिस इंथैल्पी और हाइड्रेशन इंथैल्पी वाला। तो लैटिस इंथैल्पी प्रोपोर्शनल होगा दोनों साथ में, कटायन और अनायन की। लेकिन इस बार अनायन के सामने कटायन को अगर दो चीज को जोड़ेंगे तो अनायन का साइज क्या चीज है, बहुत बड़ा कटायन के सामने में। तो ये अप्रोक्सीमेटली सिर्फ और सिर्फ किसके बराबर आ जाएगा, अनायन के, अनायन के बराबर आ जाएगा। कटायन को इग्नोर कर दें क्योंकि उसका साइज बहुत छोटा है। मेरे भाई हाइड्रेशन इंथैल्पी में अगर तुम मिलाओ तो यहाँ पर 1/RC प्लस 1/RA अलग अलग है। तो अभी तो बात नहीं कर सकते, लेकिन इसका हम लोग एलसीएम ले सकते हैं। जब तुम एलसीएम लोगे तो RA प्लस RC डिवाइडेड बाई RA इंटू RC हो जाएगा। तो मेरे भाई यहां पर से RC को इग्नोर करो तो RA बाई RA इंटू RC, नीचे में मल्टीप्लाई में इग्नोर नहीं किया जाता। आई होप ये बात तुमको समझ में आता होगा अच्छी तरीके से। तो ये 1/RC हो गया, 1/RC हो गया, यानी हाइड्रेशन इंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/RC। और लैटिस इंथैल्पी अनायन। लेकिन मेरे भाई बात तो फायदा का बात ये है कि अनायन तो चेंज करते ही नहीं है, अनायन तो सारे सेम रखते हैं, कटायन को वेरी कराएंगे। तो मेरे भाई जैसे ही साइज ऑफ कटायन इंक्रीज करेगा, हाइड्रेशन इंथैल्पी डिक्रीज करेगा और सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगा। तो मेरे भाई बहुत आसान है, सॉल्युबिलिटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। सॉल्युबिलिटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। कटायन का साइज इंक्रीज करेगा तो हाइड्रेशन इंथैल्पी डिक्रीज करेगा और सॉल्युबिलिटी डिक्रीज। अनायन तो बात ही नहीं करेंगे, अनायन में तो अनायन को तो सेम रखते हैं। तो मेरे भाई सिंपल सा बात है कि अगर साइज ऑफ अनायन बड़ा हो गया तो सॉल्युबिलिटी घटता है कटायन के बढ़ने से, और अगर साइज ऑफ कंपेरेबल है, अगर कंपेरेबल है तो मेरे पास सॉल्युबिलिटी बढ़ता है। एकदम सिंपल सा बात है, बहुत ही आसान है। तो मेरा लॉजिकली समझ पा रहे होगे, रिलेट कर पा रहे होगे सारी बातों को। ठीक है, तो सिंस अब एग्जांपल्स देख लेते हैं। फिर से वही एग्जांपल, ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी, ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी पर देख लेते हैं। कटायन का साइज बढ़ेगा, हाइड्रेशन इंथैल्पी घटेगा, और हाइड्रेशन इंथैल्पी घटेगा तो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी घटेगा। क्योंकि हम लोग अनायंस को तो सेम रखेंगे, अनायंस को बदल देंगे तो बहुत दिक्कत है मेरे भाई। तो BeCO3, MgCO3, CaCO3, ठीक है, SrCO3 और भी लिख सकते हो आगे। तो सिंस पता है तुमको सॉल्युबिलिटी घटेगा, सॉल्युबिलिटी घटेगा, सॉल्युबिलिटी क्या होगा, घटेगा। क्यों, साइज ऑफ कटायन इंक्रीज कर रहा है, साइज ऑफ कटायन इंक्रीज कर रहा है और मेरे भाई सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर रहा है। Sir, since size of cation is very small, we ignore it. Why can't we say that hydration enthalpy does not change?
मेरे पास साइज ऑफ कटायन हम लोग कॉम्पेरेबल माने, ये बड़ा माने छोटा माने हैं, लेकिन किसी के सामने में अगर हम तुमको अभी हम 0.1 देंगे तो क्या इसको इग्नोर कर सकते हो? 0.1 को नहीं कर सकते, लेकिन हाँ तुमको हम 1 + 0.1 देंगे तब तुम 0.1 को इग्नोर कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते हो। तो उसको इग्नोर कैसे करेंगे सुबित? ठीक है, तो किसी के सामने ना इग्नोर करते हैं, किसी के सामने ना किसी को इग्नोर किया जाता है, अपना मन से किसी को इग्नोर नहीं कर सकते। समझ में आया? तो आई होप तुम्हें बात जो कहना चाहते थे वो समझ में आ गया होगा। ये मेरे भाई कार्बोनेट्स का देखें, अनायन को हम लोग हमेशा सेम रखेंगे, अदरवाइज कंपेयर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल देखें, और एग्जांपल तुम देख सकते हो, लिथियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, ये भी पॉलीएटॉमिक है, नाइट्रेट है, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, और भी लिख सकते हो आगे तक। तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगा, कटायन का साइज इंक्रीज कर रहा है, क्या होगा? सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगा। तुम और भी लिख सकते हैं, क्लोरेट लिख सकते हो, पर क्लोरेट लिख सकते हो, NaClO4 लिख सकते हो, KClO4 लिख सकते हो, RbClO4 लिख सकते हो, जितना चाहो उतना लिखो। साइज कटायन का अगर वेरी करेगा तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगा। तुम और चाहो तो और लिख सकते हो, बेरिलियम सल्फेट लिख सकते हो, मैग्नीशियम सल्फेट लिख सकते हो, कैल्शियम सल्फेट, इस तरीके से लिख सकते हो बहुत सारा एग्जाम्पल। सॉल्युबिलिटी घटेगा क्योंकि कटायन का साइज क्या हो रहा है मेरे भाई? इंक्रीज कर रहा है। और एग्जांपल तुम देख सकते हो, लाइक थायोसल्फेट, ये सब BH2O3, MgH2O3, ठीक है, CaH2O3, इस तरीके से भी। तो यहां पर भी पॉलीएटॉमिक अनायंस है, पॉलीएटॉमिक अनायंस के केस में सॉल्युबिलिटी घटेगा, डाउन द ग्रुप घटेगा। फिर मेरे भाई अगर हम आगे बात करें तो हम ब्रोमीन वाला ही बात करते हैं, क्योंकि ब्रोमीन में थोड़ा गेम हुआ था। ब्रोमीन में थोड़ा गेम हुआ था, क्या हुआ था? ये तो था मोनो एटॉमिक लेकिन बड़ा साइज वाला था। NaBr, LiBr, NaBr, KBr, KBr, उसके बाद हम बात करेंगे तो RBBr, CSBr। तो फिर से, सिंस पॉलीएटॉमिक है, अनायन का साइज बड़ा है, तो कटायन का साइज जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगा। लेकिन इस क्वेश्चन को टिक रखो, क्योंकि ऐसा बाद में कंफ्यूजन आ सकता है कि मोनो एटॉमिक है, इंक्रीज करना चाहिए, लेकिन नहीं, हम क्या बताए, ये Br को हम बड़े साइज वाला कंसीडर करते हैं। ये ऑलरेडी हम 2 क्लास से कंटिन्यूअसली बोलते जा रहे हैं। इसी तरीके से आयोडाइड पे बात करेंगे, लिथियम आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, रुबिडियम आयोडाइड और सीजियम आयोडाइड। तो मेरे भाई फिर से तुम कहोगे सर यहाँ पर भी बड़े साइज वाले हैं, तो डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। लेकिन मेरे भाई यहाँ पर एक एक्सेप्शन टाइप की चीज है, ये दोनों पलट जाता है, यानी NaI के बाद LiI आ जाता है। तुम कहोगे सर ऐसा क्यों? तो मेरे भाई ये पोलराइज ज्यादा कर लेता है, लिथियम प्लस का साइज बहुत छोटा होगा और आयोडीन का साइज बहुत ज्यादा होगा, तो ड्यू टू पोलराइजेशन कोवेलेंट कैरेक्टर उस पर ज्यादा आ जाता है लिथियम आयोडाइड में। ड्यू टू पोलराइजेशन कोवेलेंट कैरेक्टर, कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेस कुछ ज्यादा इंक्रीज कर जाता है, तो कोवेलेंट आयोनिक कंपाउंड ज्यादा आसानी से सॉल्युबल होगा और कोवेलेंट कंपाउंड जल्दी सॉल्युबल नहीं होगा। तुम समझ सकते हो आयंस का सॉल्युबिलिटी ज्यादा होता है मेरे में। तो ये कुछ 7 प्रश्न हम आपको दिखलाए, 7 प्रश्न दिखलाए। आप मेरे बात तुम कहो सर क्लोरीन को भी तो आप बड़ा साइज में लिखे थे, क्लोरीन को भी तो बड़ा साइज में लिखे थे, तो इसको एक्सेप्शन करके लिखो। क्लोरीन वाला अलग ढंग का गेम है, क्लोरीन वाला अलग ढंग का गेम है मेरे भाई, इसका कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, बहुत अलग ढंग का, इसीलिए तुमको थोड़ा सा कंफ्यूजन आ सकता है। NaCl, LiCl, NaCl, KCl, RbCl और CSCl। तो मेरे भाई इसका एरो देखो, यहाँ पे 2 ऐसे एरो है, फिर 2 ऐसे है, तो तुम इसको ऐसे याद रख सकते हो। ये डिजाइन से याद करना पड़ेगा, ये क्लोरीन का ही एक्सेप्शन है, इसको तो याद ही रखना पड़ेगा, और कोई लॉजिक नहीं है मेरे भाई, ये आता है सो आता है, ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है। और ठीक है, इसको याद करना ज्यादा आसान है, थ्योरी बनाना ज्यादा मुश्किल है। तो इसको याद रखना पड़ेगा, इस सिंबल को याद रखना। क्लोराइड के केस में हाँ बड़े साइज वाले होते हैं, घटना तो चाहिए था, लेकिन लास्ट 2 केस में इंक्रीज कर जाता है। तो बहुत सर ऐसा क्यों होता है?
तो मेरे भाई बोल सकते हो कि सर आरबी प्लस का साइज अब धीरे धीरे कॉम्पेरेबल की तरफ आने लगा, तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करने लगा। तो लॉजिक तो दिया जा सकता है मेरे भाई, लेकिन एक एग्जांपल के लिए लॉजिक देने से बेटर है इसको रट लेना बेटर है। और डिजाइन बना दिया आपको, दो ऐसा एरो दो ऐसा एरो, तो तुम याद आसानी से कर सकते हो, याद आसानी से कर सकते हो। बात याद रहेगा कि कोई दिक्कत अब भी रहेगा, कोई दिक्कत अब भी रहेगा। तो ये सारी बातें हुई मेरे भाई। अब एक की पॉइंट हम देना चाहेंगे तुम्हें, एक छोटा सा, जो इतना सारा बात आया मेरे भाई, इसको की पॉइंट से तुम आसानी से कर सकते हो। ये एक ट्रिक है जिससे याद किया जाता है आसानी से, तो वो बेटर होगा आपके लिए, बहुत ज्यादा ही फायदा होगा मेरे भाई। कि इतना सारा झमेला से बच जाना पड़ेगा आपको कि पॉली एटॉमिक है, मोनो एटॉमिक है, साइज कॉम्पेरेबल है क्या है, तो ये सब देखने से आसान है तुमको। क्या है, की पॉइंट दे रहे, ये कोई लॉजिक नहीं है मेरे भाई, ये ट्रिक है। ठीक है, नंबर ऑफ पॉली एटॉमिक अनायन, पॉली एटॉमिक अनायन या लार्जर साइज अनायन लिख लो, क्योंकि सारे पॉली एटॉमिक लार्जर साइज नहीं होते। ठीक है, सारे पॉली एटॉमिक लार्जर साइज नहीं होते, तो लार्जर साइज वाले अनायन के बारे में हम बात कर रहे हैं। अगर इसका नंबर कटायन के नंबर से ज्यादा हो, अगर ये की पॉइंट है मेरे, अगर नंबर ऑफ कटायन, अभी तुम बहुत इसका मतलब नहीं समझ में आ रहा, अभी समझ में आएगा थोड़ा सा। ठीक है, अभी रुको, थोड़ा सा पेशेंस रखो, तुमको सब कुछ समझ में आएगा। तो डाउन द ग्रुप जो होगा, डाउन द ग्रुप जो होगा, वो मेरे भाई सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगा। रुको, अभी इसको लिखना है, ये की पॉइंट को रट भी लेना है ना, यानी कि पॉली एटॉमिक अनायंस का नंबर्स ज्यादा हो या बराबर भी हो कटायन के नंबर से, साइज का बात नहीं की है यहाँ पे, नंबर्स का। तुमको सर मतलब नहीं समझ में आ रहा, रुको मैं एग्जाम्पल से समझाते हैं। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल नंबर, फॉर एग्जाम्पल MgF2 CaF2। ठीक है, Mg कैल्शियम स्ट्रॉन्शियम, तीन ही एग्जाम्पल लो, या चाहो तो एक और ले लो, एक और ले लो, BaF2 भी ले लो, BaF2 भी ले लो। ठीक है, ये चार एग्जाम्पल्स हम लिए हैं। ठीक है, अब इसमें तो मेरे भाई इसमें मोनो एटॉमिक है, मोनो एटॉमिक है, अनायन है, मोनो एटॉमिक अनायन, पहला बात तो ये हो गया। और मोनो एटॉमिक अनायंस का नंबर ज्यादा है, नंबर ऑफ मोनो एटॉमिक ग्रेटर है नंबर ऑफ कटायंस, केवल एक ही है और अनायंस दो है, नंबर ऑफ कटायन से ज्यादा है। यानी मेरे पॉली एटॉमिक अनायंस का नंबर ज्यादा होना चाहिए था, तब सॉल्युबिलिटी घटता। तो यहाँ पे तो मोनो एटॉमिक का नंबर ज्यादा, इसका रिवर्स केस है, तो इसका मतलब सॉल्युबिलिटी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। डाउन द ग्रुप क्या होगा, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज। सुनो फिर से, अभी नहीं समझ में आएगा, हमको पता है मेरे पे, अगर पॉली एटॉमिक अनायंस का नंबर ज्यादा हो कटायन के नंबर से, तो जाकर के सॉल्युबिलिटी घटेगा। तो अगर पॉली एटॉमिक की जगह पे मोनो एटॉमिक आ गया और उसका नंबर ज्यादा हो गया, इसका रिवर्स केस आ गया, तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगा, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगा। समझ आया बात, समझ में? अभी एक एग्जांपल और देते तब जाकर के क्लियर होगा। तुमको अभी थोड़ा सा अजीब टाइप का लग रहा होगा, रुको मेरे भाई, Li2CO3, अब तुमको समझ में आएगा। ये पॉली एटॉमिक का ले रहे, Na2CO3, K2CO3, Rb2CO3। ठीक है, और चाहो तो CH2CO3 भी लेते, जगह नहीं है मेरे पास ज्यादा, चाहो तो फिर भी चाहो तो लिख लो, तुम भी क्या याद रखोगे। तो यहाँ पे पॉली एटॉमिक अनायन है, पहला बात तो पॉली एटॉमिक अनायन है, नंबर का बात करना है, और बड़ा साइज वाला नंबर पॉली एटॉमिक अनायन का कम है मेरे भाई, कम है, कम है किससे, नंबर ऑफ कटायन से, कटायंस का नंबर ज्यादा है। तो मेरे भाई कटायंस का नंबर ज्यादा है, कटायंस यानी उसका रिवर्स फिर से होगा, कटायंस जीत गया तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा, डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगा, उसका रिवर्स आ जाएगा तो इंक्रीज करेगा। यानी पॉली एटॉमिक केवल एक एक ही है सब में, लेकिन कटायंस का नंबर दो है, तो ये हो जाएगा। रुको, इसका जवाब हमको देना, आप तुम लोग दिमाग लगा के थोड़ा सा जवाब देना। Li2O, Na2O, सी आरबी, K2O, K2O, Rb2O, CH2, बताओ इसमें डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगा या फिर डिक्रीज करेगा, जल्दी से बताओ। इवन पहले वाले केसेस के लिए भी वैलिड है, पहले वाले केसेस में भी वैलिड है तुम्हारा, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। Li2O, Na2O, K2O, Rb2O। तो सबसे पहले देखो, मोनो एटॉमिक अनायंस है, मोनो एटॉमिक अनायंस है, लेकिन कटायंस का नंबर ज्यादा है।
मेरे भाई कटायंस का नंबर क्या है, ज्यादा है। देखो अच्छा से, अच्छा से देखो तब पता चलेगा। किसी का बना, डिक्रीज करेगा। अंकित का जवाब आ रहा है डिक्रीज करेगा। अंकित का जवाब आ रहा है कि डिक्रीज करेगा। और किसी का जवाब? तो सिंस अब इससे रिलेट करो, तो यहाँ पे तुमको क्या देखना पड़ेगा कि सिंस मोनो एटॉमिक अनायन है, मोनो एटॉमिक अनायन है और उसका नंबर कम है, मोनो एटॉमिक अनायन होता और कटायंस का नंबर क्या होता, कम होता या इक्वल होता, कटायंस का नंबर कम होता या इक्वल होता, तो मेरे पास सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करवाते, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करवाते। बट यहां पर क्या चीज है, कटायंस का नंबर भी ज्यादा, यानी कि फिर से रिवर्स केस है, और मेरे में मोनो एटॉमिक अनायन है, सॉल्युबिलिटी तो डिक्रीज करना चाहिए। अंकित का जवाब उस हिसाब से सही है। लेकिन मेरे भाई ये वाला एग्जांपल को थोड़ा सा अच्छे से माइंड पे रखना, ये वाला एग्जांपल को तुम अच्छे से माइंड पे रखना, इसका ऑर्डर कुछ रिवर्स आ जाता है और हमें थोड़ा इस पे, इसको रहने दो, इसको होल्ड रहने दो। मेरे पास शायद इसका याद एग्जैक्टली आंसर नहीं है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में बता देंगे आपको देख करके, इसका एग्जैक्टली आंसर याद नहीं आ रहा है हमें, ठीक है। शायद इसमें कुछ गेम है मेरे पास, इसको रहने दो अभी, ठीक है, होल्ड रहने दो। एक दूसरा एग्जांपल देख रहे हैं, लिथियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, रुबिडियम बाइकार्बोनेट, CsHCO, ठीक है, सीजियम बाइकार्बोनेट। अब यहां पे ऐसा लगता है कि नंबर्स तो बराबर है, नंबर ऑफ पॉलीएटॉमिक अनायन इज इक्वल टू नंबर ऑफ कटायन HCO3 माइनस, HCO3 माइनस क्या चीज है, पॉली एटॉमिक अनायन है, और इक्वल नंबर पे तुम ऐसे देखोगे तो इक्वल नंबर में कटायन क्या, और इक्वल वाले में सॉल्युबिलिटी क्या होता है, घटता है। डाउन द ग्रुप क्या होता है, सॉल्युबिलिटी घटता है मेरे में, सॉल्युबिलिटी क्या होगा, घटेगा। तो जवाब गलती, आप जवाब क्या बोलोगे, तुम डिक्रीज करेगा। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा गेम है मेरे, तुम अगर अच्छा सा तुम देखोगे ना, तो LiHCO3 माइनस को जब तुम ब्रेक करोगे तो Li प्लस प्लस HCO3 माइनस में ब्रेक करेगा। लेकिन तुम अच्छा से देखोगे तो HCO3 माइनस H प्लस प्लस CO3 2 माइनस में ब्रेक कर देगा। तो इसमें कटायंस का नंबर ज्यादा है, नंबर ऑफ कटायंस मोर है। Li प्लस भी कटायन है और H प्लस भी कटायन है, बोथ आर कटायंस। तो इस पे देखने में तो लगता है, इस पे देखने में तो लगता है कटायन एक ही है, बट दरअसल यहाँ पे कटायन लिथियम भी है, हाइड्रोजन भी है, कार्बोनेट है। तो इसका मतलब नंबर ऑफ कटायंस जीत रहा है, नंबर ऑफ कटायंस का नंबर ज्यादा हो गया तो सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप क्या होगा, इंक्रीज करेगा, सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप क्या होगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। ये गेम है मेरे भाई, इस गेम है। थर्ड वाले में थोड़ा सा आंसर उल्टा आ जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे किसका हाइड्रोक्साइड, पानी में डालोगे तो हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, और बेसिक स्ट्रेंथ जो होता है हाइड्रोक्साइड्स का इंक्रीज करता है टॉप से बॉटम, तो पानी में डालने से ये ऑर्डर आ जाएगा, ये ऑर्डर आ जाएगा। तो इसको याद रखना पड़ेगा, इसके ऊपर स्टार मार्क कर दिए, इसको याद रखना पड़ेगा, वरना ये लॉजिक हर जगह पे बैठ जाएगा। इवन तुम पहले वाले केसेस भी किए थे उसमें बैठ जाएगा। देखो नंबर ऑफ कटायंस क्या चीज, इज इक्वल टू नंबर ऑफ अनायंस है, इक्वल टू वाला है मेरे पास, और पॉली एटॉमिक अनायन है, इक्वल नंबर पर रहेगा, सॉल्युबिलिटी घटेगा। देखो घट रहा है सब केस। तो आई होप तुमको सारी बातें ये समझ में आ गई होगी। एक बार जल्दी से हमको चैट पे बताओ यस या नो, समझ में आया या नहीं आया। जल्दी से चैट में फटाफट रिप्लाई करो, ताकि फिर हम लोग एक छोटा सा बात और पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हाँ ठीक है, सबको समझ में आ रहा है बाकियों को? हाँ, इसको भी फिर से बोल रहे हैं, ये सब टॉपिक्स ऐसा है जिसको बार बार रिवाइज करना, जिसको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। एक सेकेंड हम म्यूट कर रहे हैं।
हाँ मेरे भाई, अब क्या चीज है, एक और पार्ट बच गया, लास्ट केस बच गया है, केस नंबर 4। नहीं, कितना हो गया केस नंबर, 3 केसेस हुआ ना, केस नंबर 3 होगा मेरे भाई। 3 केसेस डिस्कशन किए, की पॉइंट डिस्कशन किए, और केस नंबर एक थर्ड डिस्कशन करेंगे, ये वाला स्यूडो इनर्ट वाले के लिए, फॉर ट्रांजिशन मेटल्स, जिसपे मेरे भाई क्या हो जाता है, एक्स्ट्रा पोलराइजेशन हो जाता था, जिसमें पोलराइजेशन फैक्टर बहुत ज्यादा डोमिनेट करने लगता था। ट्रांजिशन मेटल्स जिसमें क्या होता था, स्यूडो इनर्ट, स्यूडो याद है, एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, एक स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन एंड नॉन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन कटायन। ठीक है, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे एक बात, पोलराइजेशन फैक्टर डोमिनेट कर जाता है, पोलराइजेशन फैक्टर डोमिनेट, यानी अब कोवेलेंट कैरेक्टर के हिसाब से देखना पड़ेगा। इसका मतलब जिसपे कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, उसका सॉल्युबिलिटी उतना ही कम, यानी सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कैरेक्टर, क्योंकि आयोनिक कैरेक्टर जिसपे जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा आयंस में ब्रेक करके पानी में सॉल्युबल हो जाएगा, और अगर कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी घटेगा। तो कोवेलेंट कैरेक्टर घटे, इसका मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन, इनवर्सली पोलराइजेशन के हो जाएगा। इसमें कुछ एग्जांपल्स देख लो, एजीएफ, ये इन्हीं लोग के लिए देखना, सिर्फ स्यूडो इनर्ट वाला, नॉन इनर्ट, यानी एजी हो गया, एच, ये सब जो एग्जाम्पल लिख के रखे थे, एजीएफ, एजीसीएल, एजीबीआर, एजीआई। तो मेरे भाई तुमको खुद पता है कि यहाँ पर सिंस कटायंस तो सेम है, कटायन तो सेम है, सबसे ज्यादा पोलराइजेशन किस पे होगा, आयोडीन में होगा, अनायन का साइज बहुत बड़ा है, तो मेरे भाई इसका मतलब सबसे ज्यादा पोलराइजेशन, तो सबसे ज्यादा पोलराइजेशन इधर से इधर चलेंगे तो पोलराइजेशन इंक्रीज करेगा, तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा, सॉरी हाँ, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगा। तो ऑर्डर क्या आ जाएगा मेरे भाई, सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी है। इवन तुम पढ़ते भी होगे कि एजीसीएल, एजीबीआर, एजीआई, ये सारे प्रेसिपिटेट होते हैं, ये सारे के सारे प्रेसिपिटेट होते हैं मेरे भाई। इसके अलावा और भी एग्जांपल्स देख दो, HgF2, HgCl2, HgBr2, मेरे भाई ये भी तुम देख लो, ये सब भी किस कैटेगरी में थे, स्यूडो इनर्ट वाले में थे, फिर से वही हो जाएगा, सेम चीज है मेरे भाई, कोई बड़ा चीज नहीं, अनायन का साइज बढ़ रहा है। इसी तरीके पीबी में भी था, पीबी में कौन सा था, नॉन इनर्ट वाला था, ठीक है, HgCl2, नहीं मेरे भाई, PbF2, PbCl2, PbBr2, PbI2, सेम चीज यहां पर भी होगा। तो ये है सारे सॉल्युबिलिटी के इतने सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, जिसको तुमको याद रखना पड़ेगा, जिसको तुमको याद रख के क्वेश्चंस को बनाना पड़ेगा। तो ये सारी बातों को लेकर के हम लोग का केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर पूरे तरीके से कंप्लीट होता है। हाँ, ये सारा जो सॉल्युबिलिटी आयोनिक कंपाउंड्स है, ये आपका एस ब्लॉक का पार्ट कंप्लीट हुआ है, एस ब्लॉक का बहुत सारा पार्ट यहाँ पे कवर अप हो चुका है आपका। ठीक है, जब एस ब्लॉक स्टार्ट होगा तो बहुत जल्दी आप लोग का वो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे रिएक्शंस भी लिखने सीख गए हैं, और ये सारी बातों को भी हम लोग डिस्कशन किए। ठीक है, यहां तक में कोई दिक्कत है किसी भी टाइप का तो जल्दी से बोल दो, 2 मिनट में हम लोग फिर चैप्टर को, नया चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। अभी 12:38 हो रहा है, 12:40 में हम लोग एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, स्टोक्योमेट्री। हम एक सेकंड देख लेते हैं, आप लोगों का सेकंड चैप्टर स्टोक्योमेट्री ही तो पढ़ाना है ना, जैसा हमें याद है कि हमको जो भेजा गया था उसमें स्टोक्योमेट्री सेकंड चैप्टर पढ़ाना है आप लोग। हाँ, सेकंड नंबर चैप्टर जो आप लोगों को पढ़ाना है अभी, स्टोक्योमेट्री पढ़ाना है, थर्ड में केमिकल काइनेटिक्स पढ़ाना है। ठीक है, तो स्टोक्योमेट्री के अंदर भी आप लोग का कौन कौन सा चैप्टर आ जाएगा, स्टोक्योमेट्री पे आप लोग का आ जाएगा 2 चैप्टर्स, यहाँ पे रिडॉक्स वाला चैप्टर भी आ जाएगा। ठीक है, ये 2 चैप्टर्स यहाँ पे कवर अप हो जाएंगे। फिर केमिकल काइनेटिक्स पढ़ाएंगे, फिर केमिकल इक्विलिब्रियम, फिर आयोनिक इक्विलिब्रियम, फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, फिर एस ब्लॉक एंड हाइड्रोजन पढ़ाएंगे, फिर ऑर्गेनिक में एंटर करेंगे। तो ये कुछ सीक्वेंस है, हम आपको चैप्टर का कुछ सीक्वेंस बताएं। केमिकल बॉन्डिंग एक चैप्टर कंप्लीट हुआ, धीरे धीरे हम लोग मंजिल की तरफ पहुंच रहे हैं। ठीक है, आपको अजीब सा लगा होगा ये बात सुन करके, लेकिन सही बात है यही, किसी तरीके से सीखते 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 एक दिन आपका जेई का एग्जाम आ जाएगा। ठीक है,
तो ठीक है, किसी को किसी टाइप का यहाँ तक में डाउट या कोई सजेशन आप देना चाहेंगे, किसी भी टाइप का सजेशन कि सर ऐसे फॉलो करिए तो हम लोग को थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आएगा, तो आप अपना सजेशन को भी दे सकते हैं। ठीक है, इस पे कोई दिक्कत नहीं है। Cl2 एंड ClO2 में हाईएस्ट बॉन्ड एंगल Cl2O है, तो यहाँ पर जो Cl2O होगा ऋतु, वहां पर OCl बॉन्ड होगा, OCl बॉन्ड होगा। और ClO2 में जो होगा, ClO2 का जो स्ट्रक्चर बनेगा ये कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है श्रुति, तो आपको यहाँ पे इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना होगा, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन निकालना होगा। पहले तो देखो शेप इसका शायद सेम आ रहा है, हमें लग रहा है। देखो इसका हाइब्रिडाइजेशन, तो ऑक्सीजन में 2 सिग्मा बॉन्ड और 2 लोन पेयर, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। लेकिन पता है यहाँ पे बैक बॉन्डिंग भी हो रहा है, यहाँ पे बैक बॉन्डिंग भी हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे 2p पाई बैक बॉन्डिंग भी है। तो यहाँ पे दो दो साइड से बैक बॉन्डिंग होगा, तो दोनों लोन पेयर्स क्या करेगा, रेजोनेंस पे पार्टिसिपेट करेगा, और इसका अप्रोक्सीमेटली हाइब्रिडाइजेशन sp में कन्वर्ट हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, एक ही साथ दोनों कंप्लीटली शेयर नहीं होगा। ठीक है, ओवरऑल जो इसका हाइब्रिड बनेगा तो कंप्लीट तो नहीं होगा, क्योंकि कुछ स्ट्रक्चर ऐसे भी होंगे और कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी होंगे, तो ऑलमोस्ट sp के तरह होगा। ठीक है, लेकिन sp से कम होगा, sp2 sp के बीच पे लाई करेगा, तो कुछ करीब करीब 180 डिग्री के आसपास पे हो। ठीक है, और मतलब बोल सकते हो 180 डिग्री तो एग्जैक्टली नहीं बोल सकते हो, 120 से 180 डिग्री के आसपास पे होगा, क्योंकि इसका बॉन्ड एंगल sp2 से लेकर के sp के बीच वाला में लाई करेगा। ठीक है, तो सर यही कंफ्यूजन होगा आपको, तो आप बन जाना चाहिए। यहाँ पे ClO2 में निकालोगे तो क्लोरीन का कितना हो जाएगा मेरे भाई, क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 7 होता है। ये ClO2 में ClO2 रेडिकल होना चाहिए, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, इस पे लोन पेयर भी है। तो हम आपको इस टाइप का भी का हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए सिखाए है ऋतु, तो आप आई होप निकाल सकते हैं और उस बेसिस पर बॉन्ड एंगल निकाल सकते हैं। आई होप आपको यहीं पर दिक्कत आ रहा होगा ClO2 वाले में। ठीक है, यही कंफ्यूजन होता है यहाँ पे, तो ध्यान रखना। अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है, बाकियों को भी सीखने को मिला होगा इस क्वेश्चन से। यहाँ पे दिखता जल्दी से नहीं है, दोनों साइड से रेजोनेंस है, यहाँ पे उसका बॉन्ड एंगल सीधा सीधा 150 डिग्री के अराउंड आएगा, 150 डिग्री के अराउंड आएगा फाइनली। तो ये कॉन्सेप्ट था मेरे भाई। ठीक है, इस तरीके से हम लोग केमिकल बॉन्डिंग अच्छी तरीके से कंप्लीट हो गया। ठीक है, आप लोग अच्छे तरीके से प्रश्न को बनाए, है ना। तो जो डाउट आएगा आप डाउट को पूछे हम लोग। अच्छा, कल के बारे एक बात बताइए, कल जो क्लासेस आप लोग का 1:30 बजे से लगा हुआ है टाइम टेबल पे, कल का सुन लो एक बार अच्छे से कान खोल करके। कल जो आप लोग का 1:30 बजे से टाइम टेबल पे लगा हुआ, उसको हम 3:30 बजे से लेंगे क्लास, 3:30 बजे से लेंगे, और मिनिमम 2 घंटे का क्लासेस लेंगे, मिनिमम 2 घंटे का लेंगे। जो कि लास्ट टाइम टाइम टेबल में मिस्टेक था, मेरा गलती नहीं था, उस पे गलती था मैनेजमेंट का, राजीव सर बाई मिस्टेक उसको लिख दिए थे। बाई मिस्टेक कभी कभी हो जाता है, इंसान से गलती होता है मेरे में। ठीक है, तो वहां पे CMA लिखा गया था CMS की जगह पे, तो डैट्स वाई हमें नहीं पता था। बाद में पता चला कि आप लोग जब मैसेज करे तो हम पूछे, तो हमको पता चला कि नहीं, वो मेरा ही एक बाई मिस्टेक वो CMA लिखा गया था। तो उस क्लास को धीरे धीरे हम लोग कवर अप करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके। तो कल 3:30 बजे क्लास स्टार्ट करेंगे। कल जो आपका 1:30 बजे टाइम दिया हुआ है आपको, वो 3:30 बजे क्लास स्टार्ट होगा। ठीक है, और मेरे भाई मिनिमम 2 घंटे का चलेगा, यानी 5:30, वरना भी वो 6 बजे तक खींच सकते हैं, मैक्सिमम 6 बजे तक खींच सकते हैं, डिपेंड करेगा कल के कल। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा अच्छी तरीके से। ठीक है, तो सिंस अब एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, आप लोग 1-2 पेज का, मेरा एक रूल है कि जब एक चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तो 2-3 पेज का श्रद्धांजलि देना होता है मेरे। 2-3 पेज छोड़ दे, बाद में कोई चीज लिखने की जरूरत हो तो वहां पे लिख सकते हो आप। ठीक है, 2 से 3 पेज अपने हिसाब से, अपने श्रद्धा के हिसाब से अपना पेज को छोड़े आप लोग, और फिर नया चैप्टर स्टार्ट करें। ठीक है, नया चैप्टर का नाम है मेरे भाई स्टोकियोमेट्री, नया चैप्टर का नाम है स्टोकियोमेट्री। ठीक है, नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है स्टोकियोमेट्री। ठीक है, ये एक फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है, केमिकल बॉन्डिंग एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर था। अब हम तुमको सबसे पहले बता देते हैं कि इस चैप्टर के अंदर में क्या क्या डिस्कशन करेंगे। इस चैप्टर के अंदर में यानी स्टोकियोमेट्री के अंदर में क्या क्या डिस्कशन होगा। तो मेरे पास सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर में एक टर्म डिस्कशन होगा, मोल कॉन्सेप्ट।
एक टर्म डिस्कस करेंगे मोल कॉन्सेप्ट के बारे में, पहला तो ये डिस्कशन होगा, ठीक है। मोल क्या होता है, मोल से रिलेटेड प्रॉब्लम करेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट ये सारा पर बात करेंगे, इंपिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये सारी चीजों पर बात करेंगे हम लोग, ठीक है। दूसरा इस चैप्टर के अंदर पे हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पर बात करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के बारे में बात करेंगे, जैसे मोलैरिटी, मोलैलिटी, परसेंटेज, डब्ल्यू डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, ये सारे के मोल फ्रैक्शन, ये सारे के बारे में डिस्कशन करेंगे। तीसरा इस चैप्टर के अंदर में जो डिस्कशन करेंगे हम लोग मेरे में वो रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन एंड इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे, एंड इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। मोल कॉन्सेप्ट पहले डिस्कशन होगा, फिर कॉन्सेंट्रेशन टर्म, फिर रिडॉक्स रिएक्शन और इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। उसके बाद चौथा पार्ट हम लोग डिस्कशन करेंगे इस चैप्टर के अंदर पे टाइट्रेशन के बारे में, ठीक है, टाइट्रेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो ये इस डॉक्यूमेंट्री चैप्टर के अंदर में, वैसे टाइट्रेशन ज्यादा अच्छा तो आयोनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ाने में होता है, बट आपको यहाँ पे भी हम समझा देंगे, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो ये 4 चैप्टर है, जिसके 4 चैप्टर ही बोल सकते हैं उसको, 4 चैप्टर है, छोटे छोटे चैप्टर्स है, ये सारा इस डॉक्यूमेंट्री के अंदर पे आता है, ठीक है। तो अभी सबसे पहले हम लोग मोल कॉन्सेप्ट के बारे में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मोल कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग स्टार्ट करेंगे, ये सारा इसी चैप्टर के अंदर पे। हाँ, एनसीईआरटी में ये मोल कॉन्सेप्ट और कॉन्सेंट्रेशन टर्म एक चैप्टर में है, और रिडॉक्स रिएक्शन इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट अलग चैप्टर में है, ठीक है। खैर उससे मतलब नहीं है, हम लोग 2 चैप्टर यहाँ पे पढ़ लेंगे। तो आज जो डिस्कशन होगा वो मोल कॉन्सेप्ट के बारे में होगा, सिर्फ आपको बहुत सारी चीजों के बारे में आइडिया है, लाइक एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट, ये सब तो आता है ना सबको, बस जल्दी से बता दो हमें, ताकि हम सीधा सीधा कॉन्सेप्ट पे आए। सिर्फ पास आउट बैच हो तो ये सब फालतू चीजों पर डिस्कशन हम नहीं करेंगे, आता है ना, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, मोल्स कैसे निकाला जाता है, ये सब तो अच्छे से आता होगा। तो चलो फटाफट हम लोग बात कर लेते हैं मेरे पास, तो सीधा सीधा एकदम कॉन्सेप्ट पर। तो मेरे भाई एक मोल जो होता है एक नंबर होता है, और ये 1 मोल का जो वैल्यू होता है आप सबको पता होना चाहिए 6.022 इंटू 10 का पावर 23। जिस तरीके से डजन होता है उसी तरीके से मोल भी नंबर होता है मेरे भाई। अगर इतना एप्पल्स ले लेंगे तो 1 मोल एप्पल हो जाएगा, है ना, 1 मोल एप्पल। जिस तरह डजन फील इसलिए आता है क्योंकि डजन हम लोग डेली लाइफ में यूज कर रहे होते हैं, लेकिन मोल यूज नहीं कर रहे होते, क्योंकि इतना बड़ा नंबर थोड़ी ना यूज करते हैं। तो मेरे भाई ये मोल है, एक मोल एक नंबर है, जिस तरीके से डजन एक नंबर है उसी तरीके से मोल एक नंबर है। जैसे टन, टन का मतलब समझ में आ जाता है मेरे भाई, कितना केजी होता है ना। तो इस तरीके से ना मोल भी एक नंबर है, ठीक है। मोल भी बताता है आपको कि इसके अंदर पे इसका मतलब इतना है। अगर हम बोले 1 मोल हीलियम एटम है, इसका मतलब आपको समझ में आ जाना चाहिए 6.022 इंटू 10 का पावर 23 एटम्स है। हाँ ठीक है। अच्छा, ये 1 मोल को, इसी नंबर को हम लोग अवोगाड्रोस नंबर भी कहते हैं क्या, और रिप्रेजेंट करते हैं Na से। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अवोगाड्रोस नंबर, क्योंकि इस नंबर के बारे में जो आइडिया दिए थे वो देने वाले साइंटिस्ट का नाम था अवोगाड्रोस, तो इसे हम लोग अवोगाड्रोस नंबर भी कहते हैं, ठीक है। तो मेरे में अगर एक, जैसे 1 डजन में मतलब 12 होता है, 1 मोल का मतलब इतना, तो 2 डजन बोलेंगे तो इसका मतलब उसका दुगना 24 होगा। तो मेरे में अगर 2 मोल्स बोलेंगे तो इसका दुगना होगा। तो मेरे में अगर 2 मोल्स बोले तो इसका मतलब 2Na होगा। 2 मोल्स का मतलब 2 टाइम्स अवोगाड्रोस नंबर होगा। तो मेरे में उल्टा क्वेश्चन बोल दिए कि अगर मेरे पास में 2Na है, अगर 2Na है तो कितना मोल होगा, तुम कहोगे सर 2 मोल होगा। अगर हम बोले 2 मोल है तो तुम कह रहे हो 2Na है, 2Na है। अगर 2 मोल हाइड्रोजन एटम्स है तो तुम कह रहे हो सर 2Na हाइड्रोजन एटम है। तो हम अगर उल्टा बोल दे कि 2Na हाइड्रोजन एटम है तो कितना मोल हाइड्रोजन एटम है, तो 2 मोल तुम कहोगे। तो मेरे भाई नंबर ऑफ मोल्स निकालने का क्या है, अगर नंबर गिवन है तो उसको क्या कर रहे हो, Na से डिवाइड दे दोगे तो मोल पता चल जाएगा, Na से डिवाइड दे दोगे। तो नंबर गिवन होगा और डिवाइड कर दोगे उसको एवोगाड्रोस नंबर से, तो मेरे भाई वहां पर से क्या मिल जाएगा, मोल्स पता चल जाएगा, एकदम सिंपल सा बात है मेरे भाई।
जो भी नंबर गिवन होगा, अगर एटम्स का नंबर मिले गिवन होगा तो एटम्स का मोल पता चलेगा, अगर एप्पल का नंबर गिवन होगा तो एप्पल का मोल पता चलेगा, एप्पल का मोल पता चलेगा मेरे भाई। ठीक है, एक बात तो ये समझ में आ गया मेरे भाई। एक टर्म होता है, आपको और बता दे, जैसे मेरे भाई एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम का मास नंबर जो 27 होता है, तो मेरे भाई मास नंबर का मतलब होता है न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स का इसका एटॉमिक मास कोई पूछेगा तो एटॉमिक मास इसका 27 है। हाँ, इसका कोई यूनिट नहीं होता है, एटॉमिक मास का कोई यूनिट नहीं होता है। हाँ, अगर कोई पूछेगा ग्राम एटॉमिक मास, हम एग्जांपल ले रहे हैं एल्यूमिनियम का, तो ग्राम एटॉमिक मास अगर पूछेगा एल्यूमिनियम का, तो इसका मतलब एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास 27 है, तो ग्राम में पूछा गया तो 27 ग्राम्स होगा, 27 ग्राम्स होगा। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। ठीक है मेरे भाई, अगर एटॉमिक मास का कोई यूनिट नहीं होता है, ग्राम एटॉमिक मास का मतलब एटॉमिक मास को ग्राम में पूछा जा रहा है। इसी तरीके से हम तुमको और भी एग्जांपल दे सकते हैं, इसी तरीके से तुमको हम एक और दो एग्जांपल दे सकते हैं, एक दो एग्जांपल और दे सकते हैं मेरे भाई। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम तुमको एग्जांपल दे दें मेरे भाई, एफपी का अप्रोक्सीमेटली 56 होता है इसका एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, तो इसका एटॉमिक मास कोई पूछेगा तो क्या बोलिएगा, 56 बोलिएगा। तो इसका अगर हम पूछेंगे ग्राम एटॉमिक मास ऑफ आयरन, एटॉमिक मास ऑफ आयरन अगर पूछेंगे तो इसका मतलब होगा 56 ग्राम। ठीक है, ग्राम में अगर पूछा जाएगा तब आपको 56 ग्राम बोला जाएगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आना चाहिए। अच्छा, यही सबसे रिलेट जब किया जाता है तो एक टर्म डिफाइन द 1 AMU। एएमयू मेरे भाई, एएमयू है मास एक एटम का, आयरन का। एटॉमिक मास अलग है, एटॉमिक मास का कोई यूनिट नहीं होता है, एएमयू भी नहीं होता है, एएमयू ने ये मास होता है एक एटम का। तो 1 एटॉमिक मास यूनिट का मतलब भी तुमको समझ में आना चाहिए कितना मास होता है, तो ये 1/Na ग्राम्स के बराबर होता है। आप सॉल्व करके देखोगे तो फाइनली ये 1/Na ग्राम्स आएगा। यानी अगर तुमको हम बोले कि आयरन का एक एटम का मास ग्राम में बताओ तो कितना ग्राम हो जाएगा, 56/Na ग्राम हो जाएगा, 56/Na ग्राम्स हो जाएगा। और धीरे धीरे स्टूडेंट्स लीव कर रहे, क्या बात है, सुबीर भी एब्सेंट हो गया, और कौन एब्सेंट हो गया मेरे भाई, रितु है, ऋषिकेश भी है, श्रुति भी है, स्वीटी भी है, एक दो लोग क्लास अभी लीव कर गया, मतलब हर्ष लीव कर गया, सुबिद लीव कर गया है, तो इस तरीके से एक दो लोग, इस तरीके से सिंसियरिटी नहीं है, इस तरीके से क्लास अटेंड करने से कोई फायदा नहीं है। तो हम आपको बताएं कि 1 AMU को जब ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो 1/Na ग्राम होगा। तो इसका मतलब अगर हम तुमसे पूछे कि Na एटम्स है, Na एटम्स ऑफ आयरन है, Na एटम बोलो या 1 मोल बोलो, 1 मोल एटम है आयरन का, इसका मास ग्राम में कितना होगा, तो इसका मास मेरे भाई ग्राम में कितना होगा, तो एक एटम का मास कितना है मेरे भाई, एक एटम का मास आयरन का 56 AMU है, एक एटम का Na का मास कितना है, 56 AMU, एटॉमिक मास 56 है, एक एटम का मास जो है आयरन का वो 56 AMU है। तो Na एटम्स का कितना होगा, एक ग्राम में बताना चाहते हैं, Na एटम्स का ग्राम में कितना होगा, टोटल एटम्स कितना हो गया, तो मेरे भाई कितना हो जाएगा, Na एटम से, एक एटम का AMU में 56, तो Na एटम से कितना हो जाएगा, 56 Na हो जाएगा। ये मेरे भाई AMU में आया, लेकिन इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1/Na हो जाएगा, 1/Na ग्राम्स हो जाएगा, तो ये सॉल्व करके 56 ग्राम्स आ जाएगा। इसका मतलब एक मोल एटम अगर आयरन का है तो इसका मास 56 ग्राम है। तो अगर 2 मोल एटम होगा, अगर 2 मोल एटम आयरन का होगा तो मेरे में 112 ग्राम्स हुआ कि नहीं होगा, 112 ग्राम्स हुआ कि नहीं होगा। और मेरे भाई एक मोल का मास को ही मोलर मास कहते हैं, इस मोलर मास का मतलब ही होता है एक मोल का मास, एक मोल का मास। इसका मतलब अगर तुमको गिवन होगा कि 112 ग्राम आयरन एटम्स है, इसका मतलब तुम समझ जाओ कि इसका मतलब 2 मोल है, 2 मोल एटम है, 2 मोल एटम है किसका, आयरन का। इसका मतलब मेरे अगर तुमको 112 गिवन है, अगर 56 से डिवाइड दे दे तो ये 2 आ जाएगा। यानी नंबर ऑफ मोल्स निकालने का एक फॉर्मूला और मिल गया हम लोग को, क्या मिल गया, जो मास गिवन होगा,
मास गिवन होगा जो, हाँ अगर ग्राम में होगा इन ग्राम, तो डिवाइडेड बाय क्या कर लेना, ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास, सिंपली बोलो मोलर मास। मोलर मास, यही एक मोल का मास, एक मोल का मास भी वही होता है मेरे भाई, ग्राम एटॉमिक मास भी यही था। तुम अच्छा से देखो आयरन का, ग्राम एटॉमिक मास आयरन का कितना था, 56 ग्राम, और एक मोल आयरन एटम का मास ग्राम में कितना है, 56। तो मेरे भाई मोलर मास बोलो, ग्राम एटॉमिक मास बोलो, अगर मॉलिक्यूल होगा तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहेंगे, ठीक है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहेंगे। तो ये नंबर ऑफ मोल्स निकालने का एक और फॉर्मूला पता चल गया, एक और फॉर्मूला, यानी कि तुम्हें दो फॉर्मूला अब तक मालूम हो गया, दो फॉर्मूला मालूम हो गया मेरे भाई। इससे हम रिलेटेड बहुत ज्यादा प्रश्न करेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रश्न करने से कोई फायदा है नहीं। तो आई होप ये सारी बातें आपको आती होगी, या फिर भी एक दो प्रश्न चाहो तो करा सकते हैं हम, एक दो प्रश्न हम करा सकते हैं मेरे में, एक दो प्रश्न कर लो, तुम्हें अच्छा लगेगा, फील हो जाएगा थोड़ा सा। तो क्या करो, फाइंड करो, कुछ क्वेश्चंस दे देते हैं मेरे में, जल्दी जल्दी लेकिन फास्ट लेकिन जवाब देना। फाइंड नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स इन, नंबर वन बना लो, 54 ग्राम्स एल्यूमिनियम। जल्दी से बताना है मेरे भाई, तुम लोग सिंस पास आउट बैच हो तो जल्दी जल्दी हमें जवाब देना। वन लिख करके, वन का ये जवाब आएगा सर, टू का ये जवाब आएगा, जल्दी जल्दी बता देना। 440 ग्राम CO2 का बता दो, 440 ग्राम CO2 का बता दो, ठीक है। ये दो क्वेश्चन दिए फटाफट, मैं यहीं पे आंसर लिखो, ज्यादा कैलकुलेशन करना नहीं है, माइंड में करो कैलकुलेशन, माइंड में करो कैलकुलेशन, क्योंकि आप लोग अब इतना लेवल पे आना चाहिए कि मोल्स निकालने के लिए तो पेन नहीं चलाना पड़े, सीधा लिखो आंसर, नंबर ऑफ मोल्स इतना होगा सर, ऐसा लिखो, ठीक है। मास निकाल लो किसका, फाइंड मास ऑफ, जल्दी से बताओ, टू दोनों का एक साथ में बता दो, मास ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन, प्रेजेंट इन, कॉमा देगा क्या, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो मेरे भाई, ठीक है। 2 मोल CH4, 2 मोल CH4 ले लो, ठीक है। नंबर टू ले लो, 2 मोल O3 ले लो, 2 मोल्स O3 ले लो। और श्रुति का जवाब आया सर 54, हाँ तो सिर्फ एल्यूमिनियम का कितना हो जाएगा, मोलर मास 27 ग्राम्स हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई, 27 ग्राम्स हो जाएगा। तो मेरे भाई कितना मोल्स आ जाएगा, N=2 मोल, यहाँ पे इसका जवाब क्या आएगा, 2 मोल आएगा। और CO2 का मेरे भाई 44 ग्राम्स होगा, मोलर मास, मॉलिक्यूल है, तुम ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी कह सकते हो। तो मेरे भाई यहाँ पे जब निकालोगे तो 10 मोल आएगा, यहाँ पे जब निकालोगे तो 10 मोल आएगा, ठीक है। ये सब तो समझ में आना चाहिए। चलो फटाफट ये सेकंड पार्ट का जवाब दे दो, सेकंड पार्ट का जवाब दे दो। सेकंड, ये मतलब जो दूसरा क्वेश्चन दिया उसका जवाब जल्दी से बनाओ, दिमाग लगाओ, जल्दी से चैट में जवाब दो, जल्दी जल्दी फास्ट एकदम। 16,96, तो मेरे भाई इसका 16 नहीं आएगा, 32 आएगा। ऋषिकेश आप पहला का जवाब गलती कर दियो, तो 16, 2 मोल्स है, एक मोल का मास कितना होगा, 16 ग्राम होगा, एक मोल का मास ग्राम में कितना होगा, 16 ग्राम होगा, तो इसका मास कितना आएगा मेरे भाई, = 32 ग्राम होगा, 32 ग्राम हो जाएगा। O3 है तो 43, और 2 मोल है, एक मोल का 43, तो 2 मोल का कितना हो जाएगा, 96 ग्राम्स हो जाएगा, 96 ग्राम्स हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई, 96 ग्राम। एक क्वेश्चन और लो मेरे भाई, 5 मॉलिक्यूल है, 5 मॉलिक्यूल ऑफ CO2, इसका आप बताना है इन ग्राम, इसका आपको मास बताना है ग्राम में। 5 मॉलिक्यूल है CO2 का, इसका मास बताना है ग्राम में, जल्दी से बताओ फास्ट, ग्राम में बताना है मेरे को। 5 मॉलिक्यूल से CO2 का, इसका मास आपको ग्राम में बताना है। आपको हम सब सिखा दिए, कितना होगा सो।
जल्दी से बताओ मेरे बहन, मोल वाला पार्ट पूरा कंप्लीट कर देंगे सारा, जितना भी मेथड से मोल निकाला जाता है वो सारा पार्ट आज बता देंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे लिमिटिंग रिएजेंट, ये सब से रिलेटेड बात करेंगे। नहीं पता चल पाना है। तो एक मॉलिक्यूल CO2 का मास होगा मेरे पास 44 AMU होगा, 44 AMU होगा। तो मेरे भाई इसको ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो 44 बाई NA ग्राम्स होगा। तो 5 मॉलिक्यूल का कितना हो जाएगा, 5 मॉलिक्यूल CO2 का कितना हो जाएगा। तो मेरे भाई इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 44 बाई NA ग्राम, ये 220 बाई NA आ जाएगा, 220 बाई NA ग्राम्स आ जाएगा, 220 बाई NA ग्राम्स आ जाएगा। ठीक है, किसी को समझने में दिक्कत आया होगा तो प्लीज बता देना हमें। एक मॉलिक्यूल का अगर मास को निकालोगे, मास ऑफ ऐसे लिख लो चाहो तो, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल CO2 का कितना होगा, 44 AMU होगा। और एक AMU कितना ग्राम के बराबर होता है, 1/Na ग्राम के बराबर होता है। 1/Na ग्राम के बराबर होता है, एग्जैक्टली तो नहीं होता, अप्रोक्सीमेटली 1/Na के बराबर होता है। तो 5 मॉलिक्यूल CO2 का कितना हो जाएगा, 220/Na ग्राम। ठीक है, किसी को दिक्कत होगा तो प्लीज बता देना, ऐसा ना हो कि हम बहुत ज्यादा फास्ट करके निकाल दे और तुम्हें समझ में नहीं आए, तो फिर मेरा बेकार हो जाएगा टाइम सारा। ठीक है, और आपके लिए भी बेकार हो जाएगा, लॉस हो जाएगा मेरे को। तो इसलिए हमको प्लीज इन्फॉर्म कर देना कि सर एक बार और रिपीट करिए, क्या कि 11 के बच्चे कभी कभी बोलते हैं कि सर एक बार और समझा दीजिए, तो आप भी बोल सकते हो एकदम। ठीक है, ठीक है, चलो मेरे भाई। ठीक है, तो ये एक मोल के बारे में भी डिस्कशन की। अब एक कॉन्सेप्ट तुम्हें हम देंगे, थोड़ा सा अच्छा लगेगा तुम्हें जान करके मेरे में। एक कॉन्सेप्ट देंगे तुम्हें, तुम बहुत सर क्या कॉन्सेप्ट आप देना चाहते हैं। तो मेरे में अगर हम CO2, एक एक मॉलिक्यूल CO2 का लिए, एक, वैसे तुम समझ सकते हो, तुम इतना हो सिंसियर कि समझ जाओगे। एक मॉलिक्यूल अगर CO2 का लिए तो इस पे हम क्या क्या बोल सकते हैं इसके बारे में। इस पे एक एटम है कार्बन का, एक एटम है कार्बन का, बोल सकते हो ना। अगर एक ही मॉलिक्यूल मतलब केवल CO2 ही है तो इसमें हम बोल सकते हैं CO2 के अंदर में एक एक मॉलिक्यूल है, तो उसका मतलब एक ही कार्बन एटम होगा। और तुम कह सकते हो दो एटम है ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन के दो एटम्स। तो मेरे में मेरा प्रश्न है कि अगर एक मोल मॉलिक्यूल CO2 होगा तो उसमें कितने एटम्स होंगे कार्बन के। अगर हम तुमसे पूछे कि एक मोल CO2 मॉलिक्यूल है, एक मोल CO2 मॉलिक्यूल है, तो हाउ मेनी एटम्स कार्बन के होंगे, कार्बन के कितने एटम्स होंगे, कितना लगता है मेरे। Na एटम्स होंगे, Na एटम्स होंगे या 1 मोल एटम होंगे, बात तो बराबर है। Na ही को 1 मोल कहते हैं, तो Na एटम्स बोलोगे। और ऑक्सीजन के कितना होंगे, या फिर 1 मोल, और 1 मोल एटम कार्बन, 1 मोल एटम कार्बन। और क्या बोल सकते हैं इसके अलावा, इसके अलावा Na 2Na एटम्स होगा ऑक्सीजन का। तो मेरे भाई ये लाइन तुमको समझ में आना चाहिए। तो मेरे भाई एक इसी टाइप का तुम्हें क्वेश्चन देंगे, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन देना चाहते हैं मेरे भाई। 54 ग्राम्स H2O है, तो इस पे आपको नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स बताना है, और नंबर 2 नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स बताना है। जल्दी से बताओ मेरे में, बहुत ही आसान प्रश्न दिए हैं। ठीक है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स बताना है, और दूसरा पार्ट है नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स बताना है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम और दूसरा पार्ट बताना है नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। जल्दी से बताओ कितना, कॉमा दे के लिखना, दोनों दोनों कॉमा दे करके लिखना। तो 56 3 मोल्स आ जाएगा। तो सबसे पहले तो नंबर ऑफ मोल्स H2O का निकालो, तो 54/18 3 मोल H2O आ जाएगा, 3 मोल H2O आ जाएगा। तो इसका मतलब हाइड्रोजन के 6 मोल्स होंगे। ठीक है, इसका मतलब 1 का 6 मोल हाइड्रोजन एटम,
एच एटम्स होगा, दुगना है मेरे भाई, तो जितना मोल्स होगा उसका दुगना होगा, और इक्वल टू 6 मोल का मतलब 6 Na भी बोल सकते हो, 6 Na एटम्स ऑफ 6 Na एटम्स हो जाएगा। दूसरा पार्ट ऑक्सीजन का बताना, तो 3 मोल ऑक्सीजन एटम्स होंगे, या आप बोल सकते हो इज इक्वल टू 3 Na एटम्स, 3 Na एटम्स बोल सकते हो। तो सबका मतलब सेम है मेरे भाई, तो आई होप आपको अच्छे तरीके से ये सब समझ में आता होगा, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है मेरे भाई। 1 मोल अगर होता तो उसमें 2 मोल हाइड्रोजन थे, तो 3 मोल है तो यूनिटरी लगाओ, तो 1 मोल में 2 मोल हाइड्रोजन, तो 3 मोल में 6 मोल हाइड्रोजन एटम्स होंगे। तो ये था मेरे भाई 2 फॉर्मूला हम आपको मोल का बता चुके। एक और है मेरे भाई मोल का निकालने के लिए, लेकिन उससे पहले आपको जानना पड़ेगा, वैसे आप तो सिर्फ पढ़े हुए हो इतना, ये फॉर्मूला जो बताने जा रही है केवल गैसेस के लिए, फॉर गैसेस ओनली, ये केवल और केवल गैसेस के लिए है, फॉर गैसेस ओनली। अगर सिर्फ और सिर्फ गैस गिवन हो, तो मेरे भाई यहाँ पे ध्यान रखो, एक इक्वेशन होता है जिसे आप लोग आइडियल गैस इक्वेशन का नाम बोलते हैं, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, ये ऑलरेडी आप पढ़े हो, ठीक है, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, इसका नाम इस इक्वेशन का आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। अच्छा मेरे भाई, आप लोग का 12th का परसेंटेज आया और टेस्ट एग्जाम हुआ था, तो रिजल्ट आया, आप लोग का कैसा हुआ रिजल्ट, परसेंटेज बता सकते हो आप लोग चैट पे, कैसा परसेंटेज आया मेरे। इस बार तो आप लोग का मेहनत का तो मार्क्स है नहीं वैसे, लेकिन 96%, इसका मतलब आप प्रीवियस क्लासेस में अच्छा परफॉर्मेंस होंगे, तभी 96% मिला है। श्रुति, वेरी गुड श्रुति, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ऋषिकेश का 85% ठीक है, ऋषिकेश। श्रुति का 93, बहुत अच्छा। अंकित 88.6, ठीक है, ठीक है। ये परसेंटेज वैसे जिसका थोड़ा कम है, जैसे 88 है या 85 है, तो ये कम मेरे भाई, हो सकता है आप 12 देते तो आपका भी 90% के प्लस होता, लेकिन सिंस आपका 11 में, बहुत सारे स्टूडेंट का 11 का मार्क्स खराब हो जाता है जब 10 से 11 में जाता है, तो दैट्स वाई थोड़ा सा कम भी आ गया, दैट्स वाई, ठीक है। तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं कि मेरा कम आ गया परसेंटेज तो कोई टेंशन है, या जो ज्यादा आ गया उसको ज्यादा खुश भी होने की जरूरत नहीं, ठीक है। हाँ, आपको कंटिन्यूअसली मेहनत करते रहना है ताकि आपका जेई में अच्छा परसेंटेज आ जाए, ठीक है। वैसे ओवरऑल सबका ठीक परसेंटेज है मेरे भाई। तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, आइडियल गैस इक्वेशन है, इसमें पी क्या है, प्रेशर है, पी प्रेशर होता है, वी वॉल्यूम होता है, एन नंबर ऑफ मोल्स है, मोल्स है, आर आपको गैस कांस्टेंट होता है, गैस कांस्टेंट होता है, और टी टेम्परेचर होता है, टी टेम्परेचर होता है। ये आइडियल गैस इक्वेशन है, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। अब यहाँ पे जो बात जानने वाली बात जो है मेरे भाई, क्या जानने वाली बात है, तो अगर देखो यहाँ पर ये प्रेशर की बात, सबसे पहले टेम्परेचर को ऑलवेज पुट करना है, इसको ऑलवेज पुट इन केल्विन, ऑलवेज पुट इन केल्विन, हमेशा इसको याद रखना कि केल्विन में ही पुट करना है। हाँ, डिग्री सेल्सियस आई होप कन्वर्ट करने आता होगा, अगर टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है तो टेम्परेचर डिग्री केल्विन में, कितना टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है उसमें 273 जोड़ देना, उसमें 273 ऐड कर देना। वैसे तो 273.15 होता है, बट 273 हम लोग अप्रोक्सीमेटली जोड़ देते हैं, ठीक है। तो टेम्परेचर ऑलवेज पुट होगा केल्विन में, ठीक है, एक बात तो याद रखना। हाँ, फ़ारेनहाइट में अगर दिया हुआ है तो सेल्सियस में पहले कन्वर्ट करो, तो 9/5 C इज इक्वल टू F इज इक्वल टू 9/5 C प्लस 32 होता है। F डिग्री फ़ारेनहाइट में है और C सेल्सियस स्केल है, तो पहले सेल्सियस में कन्वर्ट करना, फिर केल्विन में ले जाके पुट कर देना। तो डिग्री फ़ारेनहाइट में वैसे कम चांस डिग्री फ़ारेनहाइट में देगा, लेकिन बाई चांस कभी दे दिया तो पुट कर देना, बाई चांस कभी दे दिया तो ले जाके पुट कर देना। तो ये टेम्परेचर के बारे में हो गया, एक पहला बात की इसके अंदर में टेम्परेचर। दूसरा बात करते हैं वॉल्यूम के बारे में मेरे भाई, कि वॉल्यूम का यूनिट कन्वर्जन कैसे कैसे करने के बारे में जानो। तो मेरे भाई 1 डेसीमीटर क्यूब 1 लीटर के बराबर होता है, 1 डेसीमीटर क्यूब कितना के बराबर होता है, 1 लीटर के बराबर होता है। तो जाहिर सी बात है सेंटीमीटर क्यूब करोगे तो 10⁻³ लीटर हो जाएगा, और अगर मीटर क्यूब करोगे तो 10⁻³ लीटर्स हो जाएगा।
10 का पावर 3 लीटर होगा। एकदम लॉजिकली समझ में आ रहा है। डेसीमीटर याद है तो डेसीमीटर को अगर 10 से डिवाइड दोगे, 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेंटीमीटर में बनेगा। सेंटीमीटर छोटा यूनिट है, इसका मतलब लीटर में कम है। और मीटर डेसीमीटर का 10 गुना होता है, यानी कि 1/10 होगा। तो यहाँ पे कन्वर्ट करोगे तो लीटर्स में आ जाएगा। तो ये यूनिट कन्वर्जन तुमको पता होना चाहिए। सिमिलरली अब प्रेशर के बारे में बात करते हैं। प्रेशर के बारे में भी जरूरत पड़ेगा कि प्रेशर का क्या क्या यूनिट हो सकता है। तो मेरे भाई प्रेशर का तो वैसे तो एक पास्कल यूनिट होता है, बट ज्यादातर जो फेमस है वो एटीएम है। ये होता है अप्रोक्सीमेटली 1.013 इंटू 10 का पावर 5 पास्कल के बराबर। एटमोस्फेयर एटमोस्फेयर का जो प्रेशर होता है 1 एटीएम होता है। ये 1.013 इंटू 10 का पावर 5 पास्कल हो जाता है। मेरे भाई 1 बार जो होता है, 1 बार इज इक्वल टू 1.013 एटीएम होता है। सॉरी उल्टा लिख रहे हैं मेरे भाई, उल्टा लिखा गया। 1 एटीएम इज इक्वल टू 1.013 बार होता है। इस पेज को हम हटा रहे हैं, आई होप आप लिख लिए होंगे। तो 1 एटीएम 1 एटीएम इज इक्वल टू 1.013 बार। अब तो सही लग रहा है, सही है। तो आप लिख सकते हो 1 बार इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 का पावर 5 पास्कल्स। 10 का पावर 5 पास्कल्स यहां से आ जाएगा। तो ये भी एक यूनिट है जो कि जरूरत पड़ते रहता है। ठीक है, 1 एटीएम। और एक यूनिट होता है मेरे भाई, 1 एटीएम इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। एच जी होता है, या अगर मिलीमीटर में लोगे तो 760 mm ऑफ एच जी होगा। और 1 एटीएम 760 टॉर के बराबर भी होता है। टॉर टॉर भी एक प्रेशर का यूनिट होता है। तो टॉर भी कभी कभी लिखा जा सकता है। तो तुम कह सकते हो कि 1 mm ऑफ एच जी 1 टॉर के बराबर है, 1 mm ऑफ एच जी 1 टॉर के बराबर है। हम कहेंगे हाँ वैसा ही कुछ समझो, वैसा ही कुछ समझो मेरे भाई। ठीक है, तो कोई बड़ा चीज नहीं है मेरे भाई। तो सिंपल सा काम है, एकदम सिंपली एकदम आराम से कर सकते हो। तो हम प्रेशर के बारे में बात कर लिए। अब सिर्फ टेम्परेचर के बारे हो गया, प्रेशर के बारे में, मोल्स के बारे में तो कुछ नहीं बात करना है। मोल्स के बारे में तो कुछ नहीं बात करना। आर के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे मेरे भाई, आर के बारे में बात करेंगे। तो ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है। इसका दो वैल्यूज होता है, 0.0821, और मेरे भाई इसी आर का वैल्यू होता है 8.314 भी होता है। लेकिन तुमको ये बात जानना पड़ेगा कब किसको पुट करना है। तो मेरे भाई 0.0821 जब प्रेशर तुम एटीएम में लोगे, प्रेशर जब एटीएम में होगा, वॉल्यूम जब लीटर में होगा, मोल तो मोल में होगा, तो मोल इनवर्स आ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई करोगे तो। और टेम्परेचर केल्विन इनवर्स में होगा। हाँ, जब जूल्स में कन्वर्ट करोगे प्रेशर को पास्कल में, और वॉल्यूम को मीटर क्यूब में, तो पास्कल होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इनटू मीटर, तो वो वर्क डन बन जाएगा, और वर्क डन का यूनिट हो जाएगा जूल्स। तो जूल्स लिखा हुआ मिल सकता है। और मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। तो मेरे भाई ये वाला टब यूनिट, यानी तुमको हम कहना ये चाहते हैं पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। तो मेरे भाई अगर तुम प्रेशर को एटीएम में रखे, वॉल्यूम को अगर लीटर में रखे, वॉल्यूम को अगर लीटर में रखे, एन का वैल्यू तो मोल्स में होगा, आर का वैल्यू उस केस में 0.0821 रखना पड़ेगा, 0.0821। और मेरे भाई अगर इसको पास्कल्स में रखे, इसको मीटर्स क्यूब में रखे, 8.314 पुट करना होगा, 8.314 पुट करना होगा। तो इस बात को समझना पड़ेगा, इस बात को तुमको समझना पड़ेगा, और ये सारी बातों को तुमको अच्छी तरीके से याद भी रखना पड़ेगा। ठीक है, इसी से रिलेटेड एक छोटा सा प्रश्न देना चाहेंगे मेरे भाई, चलो जल्दी से ले लो एक प्रश्न। मेरे भाई प्रेशर जो दिया हुआ है 8, अभी वीडियो आ जाएगा, 1 सेकंड बस पेशेंस रखो, कभी कभी थोड़ा नेटवर्क इश्यू आ जाता है। अभी आ जाएगा तुरंत। तो एक क्वेश्चन दे रहे हैं मेरे भाई, प्रेशर 8.21 एटीएम है, नंबर ऑफ मोल्स 2 है,
टेम्परेचर मेरे पास 300 केल्विन है, तो तुम बताओ वॉल्यूम कितना आएगा, जल्दी से बताओ मेरे बेटा। सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है मेरे। फास्ट बताओ। जल्दी से बताओ। 6 लीटर आएगा, यस मेरे भाई। तो सीधा सीधा आपको एटीएम में दिए हैं, तो वॉल्यूम लीटर्स में निकाल लो। तो सिंस इक्वेशन है पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, प्रेशर पुट करो 8.21, वॉल्यूम लीटर्स में निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स 2 है, आर का वैल्यू 0.0821 लेना पड़ेगा, और टेम्परेचर 300 केल्विन है, तो ये 100 टाइम्स कट जाएगा तुम्हारा, 100 टाइम्स कट जाएगा मेरे भाई, ठीक है। सॉरी, 1/100 टाइम्स कटेगा, 1/100 टाइम्स कटेगा ये, तो ये कितना आ जाएगा, 2 3 जा 6 लीटर्स आ जाएगा, 6 लीटर्स आ जाएगा। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है मेरे भाई, ठीक है, जिससे तुम सवाल बना सकते हो, एकदम आसान सा कॉन्सेप्ट है। अब यहीं पर हम एक टर्म बात करेंगे, छोटा सा टर्म है एसटीपी, आप नाम सुने होंगे। एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। और इसी से मिलता जुलता एक वर्ड और होता है एनटीपी, जो आज के डेट में यूज नहीं होता है, ये ऑब्सोल्यूट हो चुका है, यानी यूज नहीं होता। इसका मतलब होता है नॉर्मल नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, ठीक है। आपको कहीं पे लिखा हुआ मिलेगा, दोनों का मतलब आपको सेम मानना है। क्या बुक्स पे अलग अलग बुक्स में अलग अलग चीजें लिखी हुई है, एनटीपी में बहुत कंफ्यूजन है। आपको जो आईआईटी जेई में क्वेश्चन आएगा वो एसटीपी पर ही आएगा, एसटीपी पर ही आएगा। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब याद रखना कि प्रेशर 1 एटीएम होगा, प्रेशर 1 एटीएम है, ठीक है। प्रेशर कितना लेना है, 1, एक्चुअली में 1 बार होता है, थोड़ा सा गड़बड़ है, लेकिन प्रेशर 1 एटीएम होता है, 1 बार होता है, लेकिन हम 1 एटीएम इन जनरल ले लेते, ठीक है। और टेम्परेचर मेरे भाई, टेम्परेचर जो होता है इसका मतलब होता है 0 डिग्री सेल्सियस, 273 केल्विन होता है, ये फिक्स्ड है मेरे भाई। एचटीपी में प्रेशर 1 एटीएम होगा, और टेम्परेचर कितना होगा, 273 केल्विन होगा, ठीक है। तो अगर मेरे पास में इक्वेशन है पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, तो अगर मोल्स को 1 रखे, अगर 1 मोल गैस है, कोई भी गैस है, आइडियल गैस होना चाहिए, अगर मोल्स 1 मोल्स है, तो उसका वॉल्यूम कितना होगा वो निकालने पे इंटरेस्टेड है। तो हम लोग निकालना चाहते हैं वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस एट एचटीपी, एट एचटीपी। एचटीपी में 1 मोल का निकालना चाहते हैं, क्या निकालना चाहते हैं, 1 मोल गैस का एचटीपी में वॉल्यूम निकालना चाहते हैं। प्रेशर पता है 1 एटीएम, वॉल्यूम चाहते हैं लीटर्स में, लीटर्स में 1 मोल गैस, आर का वैल्यू 0.0821, और टेम्परेचर 273 केल्विन। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे मेरे भाई, तो ये वैल्यू आएगा 22.4 लीटर्स, यानी 1 मोल अगर लिए, 1 मोल गैस का वॉल्यूम कितना हुआ, 22.4। तो अगर 2 मोल लेंगे, 2 मोल गैस लेंगे, तो कितना होगा, 44.8 लीटर। उल्टा बोले तो 1 मोल गैस का 22.4 होता है, 2 मोल्स का 44.8 लीटर्स होता है। तो अगर हम बोले कि तुम्हारे पास में वॉल्यूम 44.8 लीटर्स है, तो मोल्स कितना होगा, तो तुम 22.4 से डिवाइड दे दोगे, तो यहां से नंबर ऑफ मोल्स निकालने का एक फॉर्मूला पता चल गया। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का क्या फॉर्मूला पता चल गया, वॉल्यूम ऑफ गैस, पूरा ही लिख लो, वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर एट एचटीपी, एट एचटीपी डिवाइडेड बाय 22.4, ये नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा।
ये नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा मेरे पे। क्या आ जाएगा ये? नंबर ऑफ मोल्स। दरअसल ये सॉल्व करेंगे 1 बार, जो कि रियल में 1 बार होता तो ये 22.7 आएगा, जो ज्यादा सही है। ठीक है, तो वैसा कहीं पे लिखा हुआ मिलेगा तो आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स जो वॉल्यूम गिवन होगा, अगर 44.8 लीटर्स दिया हुआ है तो क्या करना, 44.8 और डिवाइड कर देना 22.4 से, तो वो तुमको नंबर ऑफ मोल्स बता देगा। लेकिन स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर हम लोग क्या डिफाइन किए, 1 atm 0 डिग्री सेल्सियस। याद रहेगा, यहां तक सबको क्लियर है? तो यहां पर आज का लेक्चर को एंड करेंगे और नेक्स्ट क्लास में इसके आगे डिस्कशन करेंगे। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बोलो, या सब कुछ समझ में आ गया तो बोलो यस सर सब कुछ समझ में आ गया। चलो ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। कल कितना बजे से क्लासेस है, कुछ याद है आप लोग को? कल कितना बजे से क्लासेस होगा आप लोग का?